तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, जैसा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ऐसे ही यहाँ पे भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 डिग्री सेल्सियस, 3 आर, 6 आर, 2 आर और 4 आर, और ये रेजिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों आर। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड हीट करंट इन बीसी। बीसी के अंदर हीट करंट कैलकुलेट कीजिए। BC के अंदर हीट करंट कैलकुलेट कीजिए। ये BC है प्यारे बच्चों, BC के अंदर हीट करंट कैलकुलेट कीजिए। फिर आपसे कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द एंड बी एंड का टेम्परेचर निकालिए, और साथ में आपसे कह रहा है इस सिस्टम का R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे इसका 3R, इसका 6R, इसका 2R, इसका 4R। बहुत सिंपल सा सवाल, आइए फटाफट से देखें। सबसे पहली बात है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज़ ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों? क्योंकि साहब देख रहे हैं 3R/2R इज इक्वल टू 6R/4R, इनके रेशियोज आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी कि सर 3R/2R 6R यानी कि 3/2 जो कि कांस्टेंट है। तो सर अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सर ने बताया था कि इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा, इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा। तो इस रेजिस्टेंस को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो पहली बात BC के अंदर जाने वाली करंट कितनी होगी बेटे, 0। हीट करंट थ्रू BC इज 0। अब देखो बेटे ध्यान से, अब मुझसे सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ एंड बी एंड का टेम्परेचर पूछ रहा है। वैसे तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से। देखो ये B हुआ प्यारे बच्चों, और ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ C। क्लियर है। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको, और अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते तो जंक्शन लॉ टाइप्स भी बना सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना मान लिया TB, क्या इसका 100 डिग्री सेल्सियस पता है, इसके अंदर कोई करंट जाएगा नहीं, इसका कितना हो गया 0 डिग्री। तो क्या करूं, सिंपल जंक्शन लॉ, दिस माइनस दिस बाई दिस, दिस माइनस दिस बाई दिस, TB माइनस 100/3R, TB माइनस 0/6R इज इक्वल्स टू 0, है ना जंक्शन लॉ कमाल का। तो यहाँ से TB कितना आ गया बेटे 200/3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सर इस वाले पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, द टेम्परेचर इज 200/3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, इसमें आपसे पूछ रहा है R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, R इक्विवेलेंट। तो दैट R इक्विवेलेंट इज व्हाट सर, दैट R इक्विवेलेंट इज, इस तरह से सर्किट बना लिया। ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, तो 3R 6R का कितना हो गया 9R, हाँ बेटे 2R 4R का कितना हो गया 6R। ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, पैरेलल में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से फॉर्मूला लगा दो तो 18R/5 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हीट के अंदर भी वही व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ सकते हैं जो हम लोगों ने करंट के अंदर पढ़ा था, बस वहाँ वोल्टेज है तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर है। आइए करते हैं अगला सवाल। डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप फिर देख रहे हैं ये एक रॉड R, ये एक R, ओके, ये R, ये 2R, फिर ये R। एक सिस्टम आपको गिवन है जिसका ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है प्यारे बच्चों। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट निकालो और साथ ही साथ कैलकुलेट करो IS टोटल, यानी कि टोटल कितना करंट इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली बात ध्यान दो, क्या ये दोनों कुछ एक सीरीज़ में लग रहे हैं, यस सर। क्या ये दोनों क्या हैं बेटे, सीरीज़ में है। तो क्या RR 2R RR 2R, ओके। तो देखो ये जो डायग्राम है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, RR 2R RR 2R, ये वाला R, ये वाला R। क्लियर है प्यारे बच्चों। और ये एक R आपको दिखाई दे रहा है, और ये बन गया क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। 2R 1:1, RR 1:1। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा। तो देखो सर्किट किस तरह का दिखाई देगा, यस सर 2R सीरीज़ में, RR सीरीज़ में। अब मुझसे कह रहा है यार R इक्विवेलेंट निकालो, हो गया काम। हाँ बेटे 2R कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा, RR 2R हो जाएगा। तो इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो 4R/3 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है यार IH निकालो। जब आप R इक्विवेलेंट निकाल चुके हो, जरा बताओ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है सर, यहाँ 100 है, यहाँ कितना है 0। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर है, इस वायर का 4R/3 ये हुआ 100 और ये हुआ कितना 0। क्लियर है। तो यहाँ से मैं IH निकाल सकता हूँ, वही I इज इक्वल्स टू V/R से R की जगह R इक्विवेलेंट निकालो तो मैं यहाँ से IH निकाल सकता हूँ। अच्छा मुझसे अगर ये पूछे कि यार TC का टेम्परेचर निकालो, तो TC के टेम्परेचर में क्या करेंगे सर, TC के टेम्परेचर में जंक्शन लॉ लगा देंगे, इसको हटा देंगे प्यारे बच्चों। और क्या ये जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए बढ़ते हैं आगे। ये अगला क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। इसके अंदर ये रेजिस्टेंस R और एक रेजिस्टेंस R, ये वाला 100 डिग्री पर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है। तो आपसे कह रहा है यार यहाँ से अगर करंट कितनी चली,
हीटिंग करंट आई चली तो यहाँ कितनी चली जाएगी I1, यहाँ कितनी चली जाएगी I2। तो आपसे रेशियो ऑफ द करंट्स बताना है, तो करंट के रेशियो निकालने हैं। ओके हाँ बेटे, क्या सही डायग्राम को बना सकता हूँ? किस तरह से सर? इस डायग्राम को बना सकता हूँ, ये 3R हो जाएगा, R 3R, और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा R। हाँ बेटे, ये कितने डिग्री सेल्सियस? 100, और ये कितने डिग्री सेल्सियस? 0। तो ज़रा बताइए, ये I1 है, ये क्या है बेटे? I2। दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। तो जो करंट होगी क्या I इज़ इक्वल्स टू V/R। तो V क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो क्या I प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा, यानी कि जो करंट है क्या वो रेजिस्टेंसेस के इन्वर्स रेशो में बढ़ जाएगी। हो गया काम। R2 कितना है सर? R2 है सर R, और R1 कितना है सर? ये है 3R। क्लियर है बेटे? तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 1:3। क्लियर है? तो ऐसे सेम क्वेश्चंस हैं जैसे आप लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे आप लोग करंट में करते हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो काम वहाँ पर क्या करता है वोल्टेज, वो यहाँ पे क्या करता है टेम्परेचर का डिफरेंस करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक डिफरेंट सेगमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। जितने ग्राफ के सवाल होते हैं, कैसे ग्राफ के सवालों के आंसर हम लोगों को देने हैं, उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। आइए ध्यान देते हैं। थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन पेशेंस बनाए रखें, मज़ा बहुत आएगा। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं टी वर्सेस एक्स, यानी कि टी का एक्स के साथ वेरिएशन, यानी कि मैं एक्चुअल में डिफरेंट केसेस में टी और एक्स के बीच ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक से। क्या हमने पढ़ा है कि यार ये T1 ये T2 के एरिया ए, T1 बड़ा है किससे प्यारे बच्चों? T2 से। तो इधर की तरफ हीट फ्लो करती है। क्लियर है? और स्टडी स्टेट में, कौन से स्टेट में सर? स्टडी स्टेट के अंदर, यानी कि जिस समय हीट एंटर हीट एग्जिट के बराबर है, क्या बेटे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है डेल्टा Q बाई डेल्टा T, दिस इज के T1 माइनस T2 बाई L लिख सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ T1 ये वाला एंड है, T2 ये वाला एंड है। और प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस आगे बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर कम हो रहा है। ये तो तरीका है इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिखने का। अब मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। कैसी फॉर्म में? डिफरेंशियल फॉर्म में। तो डिफरेंशियल फॉर्म में डेल्टा का सब बच्चे जानते हैं डी हो जाता है, तो यहाँ dQ बाई dt आ गया बेटे, के रहा, ए रहा, है ना। और यहाँ पे dt T1 माइनस T2 को मैंने एक्चुअल में dt बाई dx लिखा। dt बाई dx को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। बिल्कुल घबराना नहीं है ना। और ये माइनस साइन बताऊंगा क्यों आ रहा है। माइनस साइन केवल प्यारे बच्चों इसलिए आ रहा है क्योंकि जो dt बाई dx है, यानी कि x के बढ़ने पर, आप अगर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या बेटे x के बढ़ने पर टेम्परेचर फॉल कर रहा है ना। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है कैलकुलस के अंदर, जैसे मैं आपसे बताऊं कि मान लो रॉकेट है, अब रॉकेट का जो मास है क्या बच्चों वो कम होता है किसके साथ? समय के साथ। तो इसका dm बाई dt क्या लिखा जाता है सर? इसका dm बाई dt निगेटिव लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई क्वांटिटी किसी दूसरे के साथ बढ़ती है तो पॉजिटिव, कम होती है तो निगेटिव। अब बताओ क्या x के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है? यस सर। तो इसका मतलब इसके लिए जो dt बाई dx है प्यारे बच्चों वो क्या है? निगेटिव। क्लियर है प्यारे बच्चों? खैर, तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, तो मैंने एक माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया क्योंकि मुझे पता है ये वाली टर्म निगेटिव है, तभी तो dQ बाई dt क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इस dt बाई dx को कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। कोई भी चीज़ जो डिस्टेंस के साथ वेरी करते हैं उसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ निगेटिव साइन ये इंप्लाई करते हैं कि x के बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आओ जरा इसको फटाफट से प्रूव कर देते हैं कैसे आता है डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एक रीजन कंसिडर करते हैं, ये वाला, ये छोटा सा एक लेयर x पर, एक लेयर x से x प्लस dx पर, ये छोटी सी लेयर है ना। समझ में आए? टेंशन मत लेना, अपने को तो ये रिजल्ट काम का है, इसी से अपने सारे काम होने वाले हैं। फिर भी देख लो, अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो बेटे स्टडी स्टेट में अगर इधर से हीट एंटर करे तो उधर से हीट एग्जिट बराबर होगी। यस सर। तो दैट dQ बाई dt इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, KA। इसका टेम्परेचर T मानूँ, इसका T प्लस dt मानूँ। वैसे तो उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है बताओ सर? उल्टा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हाई है और यहाँ पे क्या है? लो। लेकिन अपन जनरली कैलकुलस में क्या करते हैं, ऐसे चले के चलते हैं कि कोई भी चीज़ को x के साथ बढ़ता हुआ मानते हैं। अरे निगेटिव आएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। सो सिंपल। तो मैंने माना कि यहाँ टेम्परेचर T है तो यहाँ कितना है? T प्लस dt। x पे T, x प्लस dx पर T प्लस dt। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो KA सिंपल क्या? T1 माइनस T2 यस अपॉन dx। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब देखो ये अपने आप माइनस साइन के साथ आ गया। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन ये बता रहा है कि सर एक्चुअल में टेम्परेचर इधर से इधर जाने पर बढ़ नहीं रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? बल्कि कम हो रहा है।
क्लियर है। तो निगेटिव साइन तो केवल ये बताता है कि भाई टेम्परेचर कम हो रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये dq/dt माइनस k/dt/dx इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म। अगर प्यारे बच्चों स्टेडी स्टेट ना होकर के यहाँ कोई पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा होता तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता वो ms डेल्टा t के बराबर आ जाता है ना। यानी कि इसी का एक स्पेशल केस मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए इस रीजन में कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही होती तो आने वाली और जाने वाली का डिफरेंस यानी कि dq1/dt माइनस dq/dt इज इक्वल्स टू इस पार्ट का dm इंटू s dt/dt आ जाता। यानी कि ये जो हीट का डिफरेंस है इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेता तो टेम्परेचर बढ़ा देता। क्लियर है। लेकिन ये अपने को पढ़ना नहीं है, मेनली अपना काम किससे चल जाएगा, इससे चल जाएगा क्योंकि dq/dt बराबर है। अब बेटे इसके ऊपर बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, आइए जरा फटाफट से उन ग्राफ्स को समझते हैं। बेटे ठीक है, वो पिछले वाला समझ में आया चाहे नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि अब ये डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा किसका, डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, dq/dt इज इक्वल्स टू माइनस k dt/dx। अब देखो बेटे इसमें कितने सारे सवाल बनने वाले हैं। ये जो dt/dx है, क्या प्यारे बच्चों उसको बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, सर tx ग्राफ का स्लोप भी बोल सकता हूँ। ठीक, सबसे पहले इसमें बनाता हूँ केस 1। क्या इसको dt/dx को लिख सकता हूँ, हाँ बेटे सर इसको लिख सकते हैं आप -1/ka dq/dt। ओके बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, ये स्लोप है किसका, t वर्सेस x का, ये है dq/dt 1/ka। अच्छा ये निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है ये, निगेटिव। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे पास t वर्सेस x का ग्राफ होता है, जो अपने याद है बनाते हैं, ये बनाते हैं t वर्सेस x का ग्राफ। अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं प्यारे बच्चों, क्या स्टडी स्टेट बनाए रखने के लिए रॉड को साइड से कवर करना होगा, इसको इंसुलेट करना होगा, और इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं लेग्ड स्टेट। व्हाट इज इट कॉल्ड, लेग्ड स्टेट, यानी कि सराउंडिंग से कोई हीट नहीं जाएगी, केवल इधर से इधर जाएगी। इसका मतलब दैट dq/dt इज कांस्टेंट। अब देखो बेटे स्लोप क्या है, dt/dx का स्लोप। सर अगर k a ये सब कांस्टेंट हो तो क्या स्लोप निगेटिव कांस्टेंट होगा, यस सर। देखो जरा इस वाले ग्राफ में क्या स्लोप निगेटिव है, यस सर, और क्या निगेटिव और कांस्टेंट है। तो ये बेटे हमेशा t वर्सेस x का ग्राफ आता है, ये जनरल केस है। ये तब होता है जबकि एरिया कांस्टेंट हो, dq/dt कांस्टेंट हो, ओके, k कांस्टेंट हो। ये सब चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं तो इस सिचुएशन में सिंपली ये वाला ग्राफ आता है। तो पहली बात तो देखते टिक मार देना, अगर कभी भी t वर्सेस x ग्राफ होगा तो यही वाला होगा कंडक्शन के लिए। अब इसमें बड़े बढ़िया केस पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बेटे केस नंबर 1, मान लो मैं आपसे कह दूं कि जो रॉड है वो अनलेग्ड हो जाए, क्या हो जाए, अनलेग्ड। अब अनलेग्ड होगी तो क्या होगा सर, अनलेग्ड होगी तो जो हीट एंटर कर रही है dq/dt और जो हीट बाहर निकल रही है dq2/dt, सर ये बराबर नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि क्या साइड से कुछ हीट निकलने लग जाएगी। जब साइड से हीट निकलने लग जाएगी इसका मतलब क्या dq/dt का कुछ लॉस हो रहा होगा, ओके ओके। जब dq/dt का लॉस हो रहा होगा तो उसका मतलब dq/dt डिक्रीज हो रहा होगा। तो सर मैं जानता हूँ क्या dt/dx इज इक्वल्स टू -1/ka dq/dt। क्या बेटे ये वाली टर्म कुछ कम हो रही है, ये कम हो रहा है तो क्या dt/dx भी कम हो रहा होगा। यानी कि सर जो t वर्सेस x का ग्राफ है क्या वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, क्योंकि जरा सोचो बेटे क्या स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये t वर्सेस x का ग्राफ होगा कौन सी स्टेट में, सर ये तब होगा व्हेन द रॉड इज अनलैग्ड। क्लियर है प्यारे बच्चों। भाई माइनस को अलग रखो, निगेटिव तो है ही, लेकिन सोचो इसके कम होने पर ये कम हो रहा है। अब कम हो रहा है तो जरा बताओ, पहले भाई स्लोप कम होने का क्या मतलब है, पहले रस्सी पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। पहले ज़्यादा सड़क खड़ी थी, अब ज़्यादा सड़क थोड़ी नॉर्मल हो गई। ये स्लोप सबसे ज़्यादा, ये स्लोप सबसे कम, ये स्लोप उससे कम। तो पहले स्लोप ये, फिर ये, फिर ये, तो स्लोप कम हो रहा है या बढ़ रहा है, सर स्लोप कम हो रहा है।
निगेटिव तो है ही, निगेटिव को अलग रखो, क्या स्लोप कम हो रहा है? यस सर। तो बेटे ये वाला ग्राफ किसका हुआ? ये ग्राफ हुआ अनलैग्ड स्टेट का, और ये वाला ग्राफ किसका हुआ? ये वाला ग्राफ हुआ प्यारे बच्चों लैग्ड स्टेट का। तो अगर किसी क्वेश्चन में कह दे कि सराउंडिंग से हीट जा रही है तो समझ लेना जो ग्राफ होगा वो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह का हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। अभी हमने किसका वेरिएशन देखा? dq/dt का, फिर k का वेरिएशन देखेंगे, फिर a का वेरिएशन देखेंगे। तो इस तरह से इस वाले जो ग्राफ की शक्लें जो हैं बहुत सारी बदलती रहेंगी, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी कैसे होगा। आओ फटाफट से बनाते हैं इसके और ग्राफ्स। अब बेटे ध्यान दो, इस वाले सिचुएशन का मुझे क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। सोचो अगर ये इस तरह की होती तो क्या इसका एरिया कांस्टेंट होता? तो क्या dt/dx इज इक्वल्स टू -1/ka dq/dt से स्टडी स्टेट ये सब कांस्टेंट आता तो क्या ग्राफ ये वाला आता। क्लियर है? लेकिन ज़रा सोचो अब क्या हो रहा है? एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब dt/dx इज इक्वल्स टू -1/k dq/dt में ये एरिया बढ़ रहा है। अगर एरिया बढ़ेगा तो सर आप ये कहना चाहते हैं dt/dx क्या कम होगा? यस सर। ये बढ़ेगा तो क्या ये इसका जो मॉड है क्या बेटे वो कम होगा? यस सर। यानी कि निगेटिव के साथ साथ स्लोप क्या करेगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यानी कि सर ये जो ग्राफ है इस वाले ग्राफ का जो कन्वर्जन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर देखिए यहाँ स्लोप कम हो रहा है। भाई स्लोप समझ में ना आ रहा हो तो सॉरी यार, प्लीज़ काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखो ग्राफ का, वहाँ जाके तुम्हें स्लोप का आइडिया लगेगा। मैंने बहुत स्लोप डिटेल में पढ़ाया है। तो बेटे इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? इसको बना सकता हूँ। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो। कैसे? इसी क्वेश्चन में इसकी शेप बदल दो। अगर सोचो इसकी शेप बदल करके आप ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे, तो ज़रा बताओ क्या अब एरिया कम हो रहा है? एरिया अगर कम हो रहा है तो क्या ये वाला एरिया कम हो रहा होगा? एरिया कम होगा तो क्या dt/dx बढ़ जाएगा? निगेटिव तो है ही, लेकिन क्या बढ़ रहा है? तो इसका जो ग्राफ होगा क्या वो ऐसा होता? लेकिन अब कैसे स्लोप बढ़ेगा? सर इसका जो स्लोप बढ़ेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो बेटे स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, निगेटिव तो है लेकिन इंक्रीजिंग है। तो इसका जो t वर्सेस x ग्राफ होगा प्यारे बच्चों वो, क्योंकि देखो स्लोप पहले 0 फिर धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है, तो इस केस में स्लोप इंक्रीज कर जाएगा। कह दो समझ में कम आया है। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? स्लोप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों k का वेरिएशन ले सकते हैं। k का वेरिएशन कैसे लेंगे? एक बार यहाँ से यहाँ तक k बढ़ रहा होगा, एक बार यहाँ से यहाँ तक k कम हो रहा होगा। आइए फटाफट से उसको भी समझते हैं। अब बेटे इस वाले ग्राफ को देखो, इसमें क्या है? एरिया कांस्टेंट है। यस सर। स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब क्या dq/dt भी कांस्टेंट है। चलो भाई मान लिया। अब बताओ सर यहाँ से यहाँ x बराबर 0 पर तो k है और x बराबर l पर क्या है? 2k। तो क्या x के बढ़ने पर k बढ़ रहा है? अब ज़रा सोचो, क्या मैं जानता हूँ dt/dx इज़ इक्वल्स टू -1/ka dq/dt। सर ये सब कांस्टेंट है। k की वैल्यू, सर k की वैल्यू बढ़ रही है। जब k बढ़ रहा है तो ये टर्म बढ़ रही है तो ये कम हो रही है। इसका मतलब सर dt/dx क्या कम हो रहा होगा? यानी कि स्लोप निगेटिव बट डिक्रीजिंग, निगेटिव बट डिक्रीजिंग। तो क्या फिर ग्राफ ऐसा हो जाएगा? यानी कि सर ये ग्राफ तब होगा जबकि k की वैल्यू बढ़ रही होगी। क्लियर है? अच्छा इसमें बेटे केस को चेंज कर दो। क्या? यहाँ 2k कर दो और यहाँ क्या कर दो? k। इसका मतलब x के बढ़ने पर k की वैल्यू कम हो रही है। जब यहाँ k की वैल्यू कम हो रही होगी तो dt/dx बढ़ रहा होगा। dt/dx बढ़ रहा होगा तो नॉर्मली ग्राफ क्या ऐसा होता? लेकिन ज़रा सोचो, ग्राफ बढ़ रहा होगा तो क्या ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। क्योंकि इस केस में प्यारे बच्चों स्लोप निगेटिव है लेकिन इंक्रीज कर रहा है। आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से 2-3 तरह की ही शेप्स हैं प्यारे बच्चों। या तो ग्राफ कैसा होगा, या तो ग्राफ ऐसा होगा, या ग्राफ ऐसा होगा, या ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है? तो एक अनलेग्ड के लिए, एक एरिया के बढ़ने घटने के लिए, एक के बढ़ने और के घटने के लिए। ओके, इस तरह से हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, इस तरह के सवालों को सॉल्व कर देना है। ठीक है? इसके ऊपर मैं 2 सवाल आपको भी और कराने वाला हूँ।
तो बेटे बहुत अच्छा सवाल है, आइए चर्चा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कभी कहीं हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अब सोचो ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर सोचो निगेटिव में भी चला जाता है, तो बाहर से जो अंदर की हीट होगी क्या सारी की सारी बाहर चली जाएगी दीवारों के थ्रू। अब सोचो दीवार को तो आपने चलो जैसे कैसे इंसुलेशन दे दिया, उसका किया आपने क्या कर दिया, बहुत लो कर दिया, तो आपने हीट को रोक दिया। लेकिन ज़रा सोचो खिड़कियाँ रोशनदान तो चाहिए, तो जब खिड़की रोशनदान वहाँ पर होगी, जो विंडोज़ होगी उसमें तो ग्लास लगा होता है। अब सोचो ग्लास लगा होगा तो यार ग्लास से तो ऑब्वियस हीट बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी, तो कमरे के अंदर बहुत ठंडा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसी जगह पे क्या करते हैं, दो ग्लास की विंडो के बीच में क्या करते हैं, एयर ट्रैप कर देते हैं। तो एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है ना, यानी कि गुड इंसुलेटर होती है। तो इससे क्या होता है कि जो स्टडी स्टेट में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो थोड़ा सा इसके थ्रू डिक्रीज हो जाता है। तो जो हीट होती है यानी कि एक पूरी ग्लास स्लैब ना लगा करके एक ग्लास स्लैब और बीच में एयर को क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं। क्लियर है? तो इस तरह का अरेंजमेंट है। अभी सवाल बनना चालू नहीं हुआ, अभी सवाल देखना, सवाल कितना बढ़िया है। तो ये दो बेटे क्या लगी हुई हैं, ये दो ग्लास हैं, बीच में एयर ट्रैपिंग है। अब आपसे कह रहा है यार मुझे बताना है कि टी वर्सेस एक्स का ग्राफ कौन से के लिए सही होगा, ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। अच्छा एक खास बात आप देख रहे हैं, इस वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। इस वाली लाइन का स्लोप मतलब सब बच्चे जानते हैं भाई स्लोप के जो मायने हैं क्या बेटे, वो इसका झुकाव है। तो जितना वाई एक्सिस के पास होगा उतना स्लोप ज़्यादा होगा, जितना एक्स के पास होगा उतना कम होगा। तो जरा बताओ क्या इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है? इन दोनों के स्लोप सेम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा इसके साथ होगा ऐसे इसके साथ होगा, तो इन दोनों के तो सेम होंगे, लेकिन इसका ज़्यादा दिखा रहा है। अब देखो इन दोनों के स्लोप ज़्यादा दिखा रहा है और इसका कम दिखा रहा है, तो मुझे बताना है इनका कौन सा सही ग्राफ होगा। आओ बेटे पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ जो ग्लास का के होता है वो एयर के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा। डिफरेंशियल फॉर्म में dt/dx को -1/k dq/dt लिख सकता हूँ। स्टडी स्टेट में dq/dt कांस्टेंट है, एरिया भी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या dt/dx इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ k? यस सर। यानी कि सर स्लोप निगेटिव तो होगा ही, लेकिन निगेटिव के साथ साथ प्यारे बच्चों k के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, है ना। माइनस तो मत लगाओ, अपन मॉड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों सीधे सीधे जिसका के ज़्यादा उसका स्लोप कम। तो स्लोप किसका कम, dt/dx ग्लास वाले का स्लोप कम होगा, जबकि एयर वाले का स्लोप ज़्यादा होगा। तो देखो ये वाला ग्लास है और ये क्या है, एयर। काम खत्म। अब निगेटिव तो होना ही है, लेकिन इसका स्लोप है कम, इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा। तो फटाफट से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लो। सर अगर ये ग्लास है, ये क्या है, ग्लास, ये एयर, ये ग्लास, तो सर इसका स्लोप होना चाहिए कम और इसका ज़्यादा, जबकि इसका स्लोप ज़्यादा और इसका कम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? The option this one is the correct answer। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों सवाल हल्के भारी की बात नहीं है, बात ये तो समझ में आए कि पूछा क्या गया है। अब आप सोचो उसके ऊपर कितने सारे थॉट आपको आ सकते हैं, कितने सारे थॉट बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता शायद अब ग्राफ का प्रॉब्लम प्यारे बच्चों आपसे बचने वाला होगा। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। एक रॉड है और इस रॉड के अंदर जो के है, पहले तो के पूरे में क्या होता था, सेम होता था। फिर हमने के वेरिएशन के सवाल लिए, तो के वेरी कर रहा होगा तो फिर क्या करना होगा, हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। या बहुत सारे कंसेप्ट इसमें छोटे छोटे से बन सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल फॉर्म पे उसका इंटीग्रेशन का जरूर कराऊंगा, है ना। एरोडो का बड़ा प्यारा सा सवाल है, आइए एक बार जरा उसको देखते हैं। काम का हो तो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। आइए फटाफट से प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन में जो के है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। आपसे पूछ रहा है यार हीट करंट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, फाइंड हीट करंट, यानी कि IH यानी कि dq/dt आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ साइड से क्या है, लैग्ड है, तो कुछ नहीं करना यार, सीधे सीधे फॉर्मूला अपने पास क्या है सर, dt/ डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करनी है। कोई भी चीज़ वेरी करे ओके, तो इससे dq/dt निकाल लो बेटे। ये IH मुझे निकालना है, dt/dx। अब एक काम करो, k की वैल्यू को क्या रख सकता हूँ यहाँ से सर, α/t ऊपर चला गया, एरिया ये रहा, हाँ बेटे dq/dt आ गया। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लो, काम की चीज़ एक तरफ ले आओ। तो जो dt है, dt के साथ कौन आ गया सर, dt के साथ आ गया α/a/t, और dx को बेटे उधर ले गए, माइनस dq/dt इंटू dx, और इसको क्या कह दूँ, इसको IH कह दूँ, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। दोनों तरफ का क्या कर दो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन। यहाँ लिमिट किसकी, टेम्परेचर के T1 से T2, और यहाँ 0 से लेके कहाँ तक, L तक। α/ln T2/T1 इज इक्वल्स टू, ये IH बाहर आ जाएगा, स्टडी स्टेट कांस्टेंट IH आ गया इधर,
और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, हाँ जी, 0 से लेके L तक x का क्या हो गया L, 0 से लेके L तक, तो ये आ गया मेरे पास IHL। कैसे साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अब बेटे IH को लिख सकता हूँ अल्फ़ा A बाई L ln T2 बाई T1, किसके साथ, माइनस के साथ। सो दैट IH इज इक्वल्स टू अल्फ़ा A बाई L ln T1 बाई T2। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस केस में ये मैं क्या कर सकता हूँ, हीट करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अब आप समझो यार, ये बदले कुछ भी चेंज हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। प्यारे बच्चों अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कन्वेक्शन पे करेंगे, क्योंकि कन्वेक्शन से हम लोगों को बेसिकली जो लेक होती है उसकी फ्रीज होने का कंसेप्ट समझ में आएगा, है ना। आइए फटाफट से प्यारे बच्चों कन्वेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। कन्वेक्शन क्या है पहले तो आप ये समझें। फ्लूइड्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मूव करते हैं। और दो तरह का कन्वेक्शन होता है, एक नेचुरल होता है और एक क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन होता है। ये भी बताएंगे, बेसिकली इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये समझिए कि तो प्यारे बच्चों टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ रिश्ता ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, कम हो जाती है। टेम्परेचर के कम होने पर डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जरा देखिए, कोई लिक्विड अगर किसी कंटेनर के अंदर है, कोई लिक्विड अगर किसी कंटेनर के अंदर है, तो इस कंटेनर के अंदर इस लिक्विड को जब आप क्या करते हैं, हीटेड अप करते हैं, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस के कॉन्टेक्ट में हैं, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ने पर अपनी डेंसिटी को कम कर देते हैं। जबकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा होता है, जब यहाँ पर यहाँ से कम होता है। ऊपर टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ डेंसिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, ऊपर टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाले ऊपर, कम डेंसिटी वाले नीचे। तो क्या एक डेंसिटी का डिफरेंस पैदा हो गया, यस सर। तो क्या हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से लो डेंसिटी के पार्टिकल नीचे जाएंगे, जबकि ऊपर से पार्टिकल क्या आएंगे, नीचे। तो एक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, सेटअप हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से हीट लेंगे, ऊपर जाएंगे। इसी करंट को क्या कहते हैं, इसी करंट को प्यारे बच्चों कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। क्लियर है, यस। तो इसका मतलब ये कन्वेक्शनल करंट है। तो यहाँ से पता लग रहा है जो भी लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर उठेंगे, लाइटर डेंसिटी वाले। ऊपर जहाँ टेम्परेचर क्या है, जहाँ भी टेम्परेचर का वेरिएशन है, समझिए टेम्परेचर वेरिएशन है तो डेंसिटी वेरिएशन है, डेंसिटी वेरिएशन है तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। कहाँ से कहाँ तक, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। तो यानी कि सर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे मूवमेंट चलने लगेगा। तो लाइटर वाले ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले कहाँ आएंगे, नीचे। तो एक कन्वेक्शनल करंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेटअप हो जाएगा। और इसी वजह से अब क्या करते हैं ये मॉलिक्यूल्स, हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखो इसमें ग्रेविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्वियस यार ग्रेविटी का इंपॉर्टेंट रोल है ही। लाइटर वाले कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। हैवियर वाले कहाँ आ रहे हैं, नीचे। फ्लूइड्स के थ्रू हो रहा है, ड्यू टू डेंसिटी के डिफरेंस के कारण हो रहा है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल हो रहा है प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक हो रहा हो, जिसे नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। जो सी ब्रिज होती है बेसिकली वो कहलाती है। और फोर्स कन्वेक्शन, हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड क्या करता है, जब इस पूरे के जो हमारा बॉडी के अंदर ब्लड की जो मूवमेंट है वो एक्चुअल में एक तरह का फोर्स कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब इसमें एक छोटा सा मैथमेटिकल फार्मूला याद रखेंगे। जब भी कभी यहाँ पर नेचुरल कन्वेक्शन होते हैं तो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर है वो T-T05 होता है 1.25। इसे सवा पावर का नियम भी बोलते हैं, सवा, है ना, सवाया, है ना। इसको सवाया पावर का नियम भी बोलते हैं। हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन पता हो तो कम से कम टिक लगा सको। और जो फोर्स कन्वेक्शन होता है उसमें सिंपल dt/dt टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होता है, जो कहीं ब्लड के लिए अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अभी ये लंबी कहानी है, क्योंकि बताया तो जा सकता है, लेकिन छोड़िए, समय इतना नहीं है, बस आप इसे याद रखें प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। सर टेम्परेचर के कारण डेंसिटी का वेरिएशन, डेंसिटी के डिफरेंस के कारण मॉलिक्यूल की मूवमेंट। प्यारे बच्चों जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग यूनिट सबसे टॉप पे रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर कूलिंग यूनिट टॉप पे होगी तो कूलिंग मतलब सबसे ठंडा मतलब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर का मतलब डेंसिटी ज़्यादा। तो क्या ये वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आएंगे और यूनिफॉर्म कूलिंग होगी। अगर इसको नीचे लगा देंगे तो ये ऊपर थोड़ी उठ पाएंगे,
है ना, जो कमरे होते हैं, घर होता है, घर के अंदर विंडो ऊपर लगाते हैं। ऊपर विंडो क्यों लगाते हैं? ऊपर विंडो लगाएंगे ताज़ी ठंडी हवा क्या आएगी, नीचे आएगी, और नीचे से जो गर्म गैसें हैं, है ना, गर्म हवाएं, वो जो चतुर वाली गर्म गैसें हैं, वो सारी के सारी कहाँ उड़ जाएंगी? ऊपर उड़ जाएंगी। तो इस तरह से क्या होता है प्यारे बच्चों, कन्वेक्शनल करंट सेटअप हो जाता है। सोचो विंडो नीचे लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नीचे लगाएंगे तो यहीं तक रह पाएगी, इसलिए कमरे को यूनिफॉर्म कूलिंग रखने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हमने सीखा कि अब नीचे क्या मिलेगा सर? नीचे मिलेंगे वो मॉलिक्यूल्स जो भारी होंगे, जो नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर मिलेंगे वो मॉलिक्यूल्स जो क्या होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लाइटर वाले होंगे। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जनरली अगर कहीं कन्वेक्शनल करंट सेटअप हो जाता तो उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती कि 5 डिग्री वाले तो कहाँ मिलते? नीचे, और 20 डिग्री वाले कहाँ मिलते? ऊपर। ये एक बेसिक सी बात थी। वाटर का बिहेवियर बड़ा कमाल का है प्यारे बच्चों। वाटर के लिए उल्टा है। वाटर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने पर पहले डेंसिटी बढ़ती है और फिर टेम्परेचर के बढ़ने पर डेंसिटी कम होती है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी के कम होने की कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों वो केवल इधर की तरफ कर रहे हैं, 4 से 100 डिग्री की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सोचो 0 से 4 डिग्री होता तो उल्टा है, टेम्परेचर के बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ती है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि इस केस में उल्टा हो जाएगा। हाँ, 4 डिग्री वाले की डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम तो नीचे होगा, जबकि 0 डिग्री वाले की डेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। ये क्या होगा? ऊपर। और यही कारण है प्यारे बच्चों कि जो लेक होते हैं वो फ्रीज करना शुरू करती है ऊपर से। क्यों? क्योंकि ऊपर पहले 0 डिग्री वाले इकट्ठे हो गए, नीचे सारे के सारे 4 डिग्री वाले आ गए, तो सराउंडिंग के साथ किसको एक्सपोजर मिला? सराउंडिंग के साथ एक्सपोजर मिला ऊपर वाली सरफेस को। तो ये वाली सरफेस क्या होने लगी? फ्रीज होने लगी। किसके साथ? -θ के साथ। और सोचो नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर टेम्परेचर कम है, तो इसीलिए जो जानवर हैं ये सारे के सारे इनकी जान बच गई। क्यों? क्योंकि नीचे टेम्परेचर थोड़ा सा इतना सही था कि इनकी जान बच गई। 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। तो क्लियर है? तो वाटर के बिहेवियर को ध्यान रखें। वाटर के बिहेवियर में वाटर की डेंसिटी 0 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है, कम नहीं होती। क्लियर है प्यारे बच्चों? और इसी से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्रीजिंग ऑफ लेक, तो ठीक है, समझ में आ ही गया होगा फ्रीजिंग ऑफ लेक ऐसे ही होता है। अब फ्रीजिंग ऑफ लेक की जो डेरिवेशन है, जो थिकनेस ऑफ द लेयर है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका डेरिवेशन हम लोग अभी देखेंगे प्यारे बच्चों। बस रिजल्ट याद रखेंगे और उसके ऊपर करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये आपका आर्टिकल हो गया है शानदार। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि यार ये जो आइस की लेयर जमती है, वे तो समझ में आ गया था वाटर के बिहेवियर से कि ऊपर कितने डिग्री आ जाएगा सर? ऊपर आ जाएगा 0 डिग्री वाला, है ना, और नीचे कितने डिग्री वाला? 4 डिग्री वाला। प्यारे बच्चों उसके बिहेवियर की वजह से अब ये हीट देगा तो आइस की लेयर फॉर्म हो जाएगी। आप जब इसका डेरिवेशन देखते हैं तो रिजल्ट आता है T = ρl/2k θ/y²। वाई क्या है? इसकी थिकनेस है जो आइस की फॉर्म हो गई है। थीटा प्यारे बच्चों एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। एल क्या है? इसकी लेटेंट हीट है। रो इज़ द डेंसिटी, ओके। और के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी किसकी प्यारे बच्चों? आइस की। और ये जो ग्राफ है देखो, T की पावर 1 Y की पावर 2 एक पैराबोलिक कर्व है, यानी कि इसका जो वेरिएशन होगा कुछ इस तरह का होगा, यानी कि यूनिफॉर्मली लेयर नहीं जमेगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो सब जमने लग जाएगा, है ना। होता भी क्या है, जैसे जैसे लेयर जमती है तो लेयर जमते जमते आइस की लेयर थिक होती जाती है। आइस की लेयर थिक होगी तो प्यारे बच्चों जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आइस की होती है वो बहुत कम होती है, पुअर कंडक्टर होता है। तो पुअर कंडक्टर होगा तो इसके अंदर से धीरे धीरे हीट का फ्लो कम होने लगेगा। जब हीट का फ्लो कम होने लगेगा तो ये लेयर धीरे धीरे जमने लगेगी, है ना। तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट थोड़े समय के बाद क्या हो जाती है? कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ते रहते हैं लेकिन थिकनेस उतनी नहीं बढ़ती। अब बेटे इसमें ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपसे पूछे केवल अपर सरफेस से कितना जमा तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ करें, लेकिन अगर आपसे बीच में से पूछ ले यार पहले y1 थी अब कितनी है? y2। क्लियर? तो y1 से y2 जमने में कितना टाइम लगा? तो भाई प्लीज़ ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में चेंज आएगा, रिजल्ट आ जाएगा ρl/2k θ y2² - y1²। और ये y2 कहाँ से है बेटे? अपर सरफेस से है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें लगने वाला टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी इंटीग्रेशन के, डायरेक्ट इसको यूज़ करना है। अब इसमें फिर एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव सवाल, 0 से y जमने में, 0 से 2y जमने में और 0 से 3y जमने में लगने वाला टाइम अगर T1 T2 T3 हो तो इनके जो रेशियो होंगे वो 1:2² देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y² आ रहा है प्यारे बच्चों। तो सर इसका मतलब जो टाइम के रेशियो होंगे वो 1:4:9 आ जाएंगे, यानी कि पहले y थिकनेस जमने में कितना लग रहा है? अगर 1 घंटा लग रहा है तो अगला जो 2y जमने में कितने लगेंगे? 4 घंटे। और फिर कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे। तो आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि हर अगली y के हिसाब से टाइम किस रेट से चेंज हो रहा है। तो अच्छा, एक इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर
मान लो मैं कहूँ कि यार 0 से y1 जमने में डेल्टा t1 टाइम लगा और y से 2y जमने में डेल्टा t2 टाइम लगा और 2y से 3y जमने में डेल्टा t3 टाइम लगा, तो इसके जो रेशो होंगे प्यारे बच्चों 1:3:5 होंगे। यानी कि पहले लेयर जमने में 1 घंटा, अगले लेयर जमने में 3 घंटे सेम थिकनेस की, और अगले लेयर जमने में कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे। क्लियर है? तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एक बैड कंडक्टर है। क्लियर है? आइस एक बैड कंडक्टर, तो हीट को धीरे धीरे क्या कर देगा? स्लो कर देगा। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। आइए प्यारे बच्चों करते हैं एक और सवाल फटाफट से। एक रॉड है जिसकी लेंथ 4 मीटर है। कितनी लेंथ है इसकी? 4 मीटर। द लेंथ ऑफ द रॉड इज़ 4 मीटर। प्यारे बच्चों इधर आइस है, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पर, इधर वाटर है, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका के क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट है। इसमें खास बात ये है कि इससे डिस्टेंस x पर एक पॉइंट है जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, ओके। यानी कि सर इसका मतलब चौंकने वाली बात है। इधर कितना है? 100, इधर कितना है? 0, इधर 200। अब तक ऐसा नहीं होता था, अब तक इन दोनों के बीच का टेम्परेचर इन दोनों के बीच में ही लाई करता था, लेकिन इस बार जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस है? इसका 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट व्हाट पॉइंट अलॉन्ग इट्स लेंथ शुड ए टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड बी मेंटेन्ड? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। सो दैट इन स्टडी स्टेट द मास ऑफ द आइस मेल्टेड इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ताकि जितना मास किसका मेल्ट हो रहा हो? आइस का, उतना ही मास यहाँ पर किसका प्रोड्यूस हो? स्टीम का प्रोड्यूस हो। अब वैसे पर यूनिट टाइम में ही बात करेंगे, तो जितना रेट यहाँ पे इसके मेल्ट होने का उतना ही रेट यहाँ पे इसके स्टीम के बनने का हो। तो बेटे कुछ नहीं करना, सीधे ये हाई पर है, ये लो पर है, क्या इधर से इधर हीट फ्लो करेगी? यस सर। इधर से इधर हीट फ्लो करेगी? यस सर। इसमें कितनी हीट फ्लो आएगी? सर इधर की तरफ जो हीट फ्लो आएगा वो आएगा सर के ऑफ द मटेरियल मुझे पता है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? सिंपल सर 200 माइनस 0 के कारण जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी बेटे के 200 माइनस 0/x। इस वाले पार्ट के लिए ये क्या करेगी? m मास ऑफ आइस को मेल्ट कर देगी, तो m/t इंटू एल है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यूज़ करेंगे, यहाँ पर f को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद इधर चलते हैं, इधर से हीट जाएगी 200 से 100 की तरफ। ये कितनी जाएगी? के 200 माइनस 100/4 माइनस एक्स। ये कितना है? x, तो ये कितना है सर? दिस इज 4 माइनस एक्स। क्लियर है? एंड दैट इज इक्वल्स टू m/t इंटू 540, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो 540 यूज़ करना होगा। दोनों के मासेस सेम है, सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो, तो x की वैल्यू आ गई। क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं रेडिएशन। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं रेडिएशन। सवाल आने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना इसी में से। आइए फटाफट से पढ़ते हैं। किसी बॉडी पर रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं प्यारे बच्चों। यस, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम आल्सो। लाइट की स्पीड से एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्यारे बच्चों। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैंने एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बनाया था। उस स्पेक्ट्रम में वो जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, ये मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूँ। हाँ बेटे, सबसे पहले आती हैं रेडियो वेव्स, फिर इसके बाद आती हैं इंफ्रारेड। कौन सी आती हैं? इंफ्रारेड। फिर इसके बाद आती हैं प्यारे बच्चों VIBGYOR, विबग्योर। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हाँ जी UV। फिर इसके बाद सर एक्स रेज, और फिर इसके बाद गामा। और इधर से इधर चलने पर एनर्जी प्यारे बच्चों बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लैम्डा कम होता है। ये हमने चर्चा कर चुके हैं। ये सारा का सारा ही एक्चुअल में रेडिएशन कहलाता है। याद करने का तरीका था, बाज़ार से रेडियो ख़रीदा, रेडियो ख़रीद करके, अच्छा इसमें एक चीज़ छूट गई बीच में। हाँ, रेडियो के साथ इंफ्रारेड के बीच में यहाँ पे एक और आता है रेडियो। रेडियो के साथ यहाँ पे माइक्रोवेव भी आता है ना। तो बाज़ार से क्या खरीदा? रेडियो। रेडियो को माइक्रोवेव में रख दिया, फिर वो रेड हॉट हो गया, रेड हॉट इंफ्रारेड। आओ देखें, देखें मतलब विजिबल, हम तुम अल्ट्रावायलेट, जाने क्या हुआ, XYZ। गामा मतलब किससे पूछे? माँ से पूछे। तो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों के स्पेक्ट्रम है। ये सारा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों किसी सरफेस पर आकर के पड़ता है, तो हमेशा 3 चीज़ों में जाता है। कितनी चीज़ों में? 3 चीज़ों में। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो जो Q एनर्जी होगी दैट इज़ QA + QR + QT लिख सकता हूँ। दिस इज द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, दिस इज ट्रांसमिटेड एनर्जी। ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड। पूरी इक्वेशन को बेटे Q से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया, A + R + T आ गया। AR + T सम का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस A का नाम है एब्जॉर्प्टेंस। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टेंस। ये बताता है कि Q का कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ।
तो अगर कभी आपको एब्जॉर्ब्ड एनर्जी QA निकालनी हो तो QA को क्या लिख सकता हूँ सर, A को Q से मल्टीप्लाई कर दो, काम चल जाएगा। A आपको पता हो तो Q से मल्टीप्लाई करके QA निकाल सकता हूँ। इस तरह से R यानी कि QR/Q बताता है कि कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, QT/Q ये बताता है कि कितना जो फ्रैक्शन है वो क्या हुआ प्यारे बच्चों, ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, सब आपको पता है। यहाँ से पहली इंपॉर्टेंट चीज़, A + R + T = 1, तीनों का सम क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। अगर R 0 हो जाए, R 0 का मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो क्या इसका मतलब A + T 1 होगा जो कि कांस्टेंट होगा। अब जरा सोचो A + T कितना है, 1। अब अगर A बढ़ा तो T कम हो जाएगा और A कम हुआ तो T बढ़ जाएगा, यानी कि गुड एब्जॉर्बर्स आर द बैड ट्रांसमीटर्स और बैड एब्जॉर्बर्स आर द गुड ट्रांसमीटर। क्लियर हो गई बात। अब सोचो T0 कर दिया, इसमें T0 करूंगा तो A + R बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से पता लग रहा है सर A और R का सम कांस्टेंट है। गुड रिफ्लेक्टर्स आर द बैड एब्जॉर्बर्स, और यहाँ से पता लग रहा है सर बैड रिफ्लेक्टर्स आर द गुड एब्जॉर्बर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों। सोचो R भी 0 T भी 0, ना तो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, ना ट्रांसमिट करे, तो क्या इसका मतलब A बराबर कितना आ जाएगा, 1। A बराबर 1 मतलब जितना वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। यानी कि जितना रेडिएशन आए सारे के सारे को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, खा जाए, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों ब्लैक बॉडी। यानी कि QA = Q, इसका A कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। एंड ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर, ओके, बैड रिफ्लेक्टर, बैड ट्रांसमीटर, बट गुड एब्जॉर्बर। और एमिटर के बारे में क्या विचार है सर, ये कैसा वर्ड यूज करें, एमिटर तो कहीं भी नहीं आया। एमिटर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी उस बॉडी के अंदर से निकलने वाले एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी केवल उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जो आकर के गिर रही है। अरे भाई भला आदमी, उसकी खुद की भी तो कोई बॉडी का टेम्परेचर होगा, उससे वो एमिशन भी तो कर रही होगी, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी केवल कर रहे हैं इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अगर कोई बॉडी आने वाले रेडिएशन को ना तो रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट करे, केवल एब्जॉर्ब करे, तो उस एब्जॉर्प्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ब्लैक बॉडी कहते हैं। अच्छा, ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक ही दिखाई दे। सन इज नॉट ए ब्लैक बॉडी, सन इज ए वाइट बॉडी। नो सर, सन इज आल्सो ए ब्लैक बॉडी प्यारे बच्चों। क्यों ब्लैक बॉडी है लेकिन वो काला क्यों नहीं दिखाई देता, ये हमें चैप्टर के अंदर धीरे धीरे प्यारे बच्चों समझ में आने वाला होगा। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ A = 1 फिलहाल याद रखें। अभी हम लोग एमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल बात कर रहे हैं लाइट आई, एब्जॉर्ब हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसमिट हुई। क्लियर है प्यारे बच्चों। ओके, ये एक फेरी ने ब्लैक बॉडी, FBB मतलब फेरिस ब्लैक बॉडी कहलाती है। इसने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोटिंग कर दी जिससे हीट को ट्रांसफर नहीं होने दिया, है ना। कॉटन वगैरह भर दी, वुल भर दी, इंसुलेटेड मटेरियल भर दिया, साथ में यहाँ इसको ब्लैक कोटेड कर दिया, यहाँ से ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने से इसकी एब्जॉर्बिविटी बढ़ा दी। और हुआ क्या कि जैसे रे टकराई, हॉर्न बना दिया। इससे क्या हुआ, ये रे आकर के धीरे धीरे अंदर खत्म हो गई, यानी कि जरा सी भी एनर्जी बाहर नहीं गई। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टेंस, इसको रिफ्लेक्टेंस, इसको ट्रांसमिटेंस। इनके सम हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कुछ इस तरह से बता सकता हूँ। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे और करते हैं इसके ऊपर एक दो पहले बेसिक सवाल, फिर हम लोग जानेंगे प्रीवोस्ट हीट एक्सचेंज थ्योरी के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, और फिर फटाफट से लॉज पे चलते हुए सवालों पर आएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द सरफेस इज 700 जूल, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज 25 कैलोरीज है, कैलोरीज। हाँ भाई ऐसे ही ध्यान रखना। ट्रांसमिटेड रेडिएशन इज 45%। तो आपसे बता रहा है कितना, फाइंड द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन कितना होगा। प्यारे बच्चों सब जानते हैं, अगर Q एनर्जी आकर के पड़ी तो ज़रा बताओ कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा QR, कितना ट्रांसमिट होगा QT, और कितना एब्जॉर्ब होगा QA। तो क्या मैं जानता हूँ दैट Q = QA + QT + QR। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले Q आपको कितना दे रखा है, 700। QR कह रहा है 25 कैलोरी। 25 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर ले, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 जूल आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसमिटेड की। तो ट्रांसमिटेड कितना है, 45%। ऑब्वियस है किसका सर, इस 700 का।
तो 45 इंटू 700 बाई 100 से कितना आ गया बेटे 3150, 315 जूल आ गया ट्रांसमिटेड वाला। क्लियर है, ये आ गया, ये आ गया। अब मैं जानता हूँ Q बराबर QA प्लस QT प्लस QR, क्या यहाँ से QA निकल जाएगा? यस सर, ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे 280 जूल। तो मेरा आंसर आ गया कितना 280 जूल। क्लियर है, और परसेंटेज में निकालना हो तो 280 बाई 700 इंटू 100 कर देंगे तो 40% अमाउंट क्या हो गया इसका प्यारे बच्चों एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड रिफ्लेक्शन। कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं पढ़ते पढ़ते एमिशन और रिफ्लेक्शन में कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। तो समझे ध्यान से, अगर मैं बात करूँ एमिशन की, किसकी बेटे? एमिशन की। तो एमिशन का मतलब होता है ये एक बॉडी है, इसका कोई प्यारे बच्चों टेम्परेचर है, तो ये अपने टेम्परेचर के कारण अपने अंदर से कुछ एनर्जी क्या करती है, निकालती रहती है ना। अपने ड्यू टू इट्स टेम्परेचर ये क्या करती है प्यारे बच्चों, अपने अंदर से एक एनर्जी को एमिट करते रहती है। तो ये जो एनर्जी ये क्या कहलाती है? ये एनर्जी एमिशन कहलाती है। और ये एमिशन एक्चुअल में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। ये सबसे पहले प्रिवोस्ट ने बताया था कि जब किसी बॉडी, कोई बॉडी, दुनिया की हर बॉडी हर टेम्परेचर पर अपने अंदर क्या करती है, रेडिएशन निकालती है, एक्सेप्ट 0 केल्विन, है ना। एब्सोल्यूट 0 को छोड़ करके दुनिया की हर बॉडी अपने अंदर से क्या निकालती है, रेडिएशन एमिट करती है प्यारे बच्चों। ये एमिशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं बात रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का इस बॉडी के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। रिफ्लेक्शन का तो सीधा सा मतलब है एनर्जी आई और इसने क्या किया, इस एनर्जी को यहाँ से इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्टेड का एमिशन से कोई मतलब नहीं है, ये एमिटेड इसकी खुद के टेम्परेचर के कारण है। रिफ्लेक्शन तो बाहर से कोई एनर्जी है और आकर के इस पर पड़ी और इस पर पड़ करके रिफ्लेक्ट हो गई। तो पहली बात तो आप ये समझें कि रिफ्लेक्शन और एमिशन अलग अलग चीज़ें हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों जो इसने प्रिवोस्ट ने बताई कि हर बॉडी अपने अंदर से एनर्जी एमिट तो कर रही है, साथ ही साथ सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी करती है। ये रही, ये क्या है सर, ये एब्जॉर्ब कर रही है। कमाल की बात यह है इस एब्जॉर्प्शन का रिफ्लेक्शन से मतलब है थोड़ा सा है क्या, कि इंसिडेंट आएगी तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन बाकी इसका इससे फिर कोई लेना देना नहीं है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर एब्जॉर्प्शन का रेट, किसका रेट, एब्जॉर्प्शन का रेट एमिशन के रेट से ज़्यादा हो, यानी कि एब्जॉर्ब कर रही हो ज़्यादा और एमिट कर रही हो कम, तो सर इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर कोई बॉडी एमिट कर रही है ज़्यादा और एब्जॉर्ब कर रही है कम, तो इस बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। और अगर कोई बॉडी जितना एमिट कर रही है उतना ही एब्जॉर्ब कर रही है, तब इस बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड बॉडी इज सेड टू बी एट द रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात। इसका रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सर आप ये क्यों कह रहे हैं बार बार, मुझे पता है एक जगह डाउट आता है प्यारे बच्चों। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यार, ब्लैक बॉडी इज ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी ब्लैक दिखती है क्या? पहली बात तो बताओ ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। ब्लैक बॉडी का मतलब सर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सारी की सारी लाइट आई और सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, इसका मतलब कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुई। लेकिन क्या प्यारे बच्चों किसी बॉडी का उस समय कोई टेम्परेचर रहा होगा? यस सर। तो यार एमिट तो कर रही है ना ये भाई, रिफ्लेक्ट ही तो नहीं कर रही, लेकिन बताओ अपने टेम्परेचर के कारण एमिट तो कर रही है। और अगर अपने टेम्परेचर के कारण एमिट कर रही है तो एमिट करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्वियस है, ऐसा हो सकता है विजिबल रेंज में आ सकता है ताकि बॉडी मुझे दिखाई देने लग जाए। आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। यस सर हम समझ गए। एक बेटे ब्लैक बॉडी है लो टेम्परेचर पर और वही ब्लैक बॉडी किस पर है सर, हाई टेम्परेचर पर। अब जरा सोचो, ब्लैक बॉडी लो टेम्परेचर पर, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत कम, तो क्या एमिशन बहुत कम, एमिटेड एनर्जी बहुत कम, और जितनी एनर्जी आई सारी की सारी इसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा होगा, क्या इस ऑब्जर्वर की आंख में रिफ्लेक्टेड तो गया ही नहीं, साथ में ये एमिटेड वाला रेडिएशन भी नहीं गया, तो इसका मतलब इसको ये काली दिखाई दी। लेकिन जरा सोचो, ये ब्लैक बॉडी है, यहाँ प्यारे बच्चों एक ऑब्जर्वर है, इस पर लाइट आई, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब टेम्परेचर हाई था तो इसके कारण इससे कुछ एमिट भी तो हो रही थी।
जब इससे एमिट हो रही थी तो सोचो, हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इससे एमिट हो रहा हो वो विजिबल रेंज में आ जाए, VIBGYOR। तो जरा सोचो, क्या इसका मतलब ये दिखाई देने लगे कि यस सर, यानी कि किसी चीज़ के विजिबल होने के दो कारण हैं। पहला कारण है वो चीज़, बस बेसिकली विजिबल होने का कारण तो है कि रेडिएशन आंख में आना चाहिए। अब वो कौन सा रेडिएशन है, टकरा के वापस लौटने वाला या उस बॉडी के टेम्परेचर के कारण एमिट होने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्यारे बच्चों यही कारण है चीज़ों के दिखाई देने का, है ना। तो हमें समझना होगा एमिशन इज ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। जो बॉडी एनर्जी एमिट करती है उसको एमिशन कहते हैं, और रिफ्लेक्शन जो एनर्जी इसके ऊपर आकर के गिरी और इसने इस एनर्जी को बस खत्म किया, रिफ्लेक्ट नहीं किया। लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं किया इसका ये मतलब तो ये नहीं कि इसने एमिट नहीं किया। अरे एमिट तो बॉडी कर सकती है, हर बॉडी अपने टेम्परेचर पर अपने अंदर से क्या करती है, कोई ना कोई एनर्जी क्या करती है प्यारे बच्चों, एमिट करती है। ये प्रीवोस्ट ने बताया था। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको समझ में आएगा एमिशन का और रिफ्लेक्शन का, तो थोड़ा सा इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। अब बताओ, ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक? नो सर, ब्लैक बॉडी मतलब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, बट इट कैन एमिट द एनर्जी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। क्लियर है? अब इसकी एनर्जी इसके टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है एमिसिव एनर्जी, यही प्यारे बच्चों स्टीफन ने बताया था। तो यह ज़्यादा समय ना खराब करते हम लोग फटाफट से स्टीफन्स लॉ पर पहुंचेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर में हम सब पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्रैश कोर्स है। क्योंकि मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं जो सीधे सीधे पेपर में आते हैं, कुछ ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन कराने वाला हूं, कुछ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कराने वाला हूं। तो इसलिए थोड़ा सा खुद से पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। आइए फटाफट से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अब स्टीफन्स लॉ, ताकि मुझे पता लगे कि जो बॉडी के एब्जॉर्प्शन का पता लग गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन का पता लग गया, ट्रांसमिशन का पता लग गया, और अब मैं बात कर रहा हूं कि बॉडी के टेम्परेचर के कारण अंदर से निकलने वाली एनर्जी एमिशन का टेम्परेचर से क्या रिश्ता है, ये बताया था स्टीफन ने। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे स्टीफन्स लॉ की ओर। प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं स्टीफन्स लॉ की। एक बॉडी, ब्लैक बॉडी, ओके, जिस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है प्यारे बच्चों, T, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। कितने एनर्जी आ रही है मुझे उससे मतलब नहीं है, इसके टेम्परेचर के कारण जितनी एनर्जी निकाल रही है अपने एरिया से, सरफेस एरिया A से, कितने टाइम में, T टाइम में। तो इसकी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, ये प्यारे बच्चों इसकी एमिसिव पावर कहलाती है। मोर द एरिया, आप सभी जानते हैं जानवर सर्दी में अपने आप को दुबका लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने सरफेस एरिया को कम करते हैं, क्योंकि प्रीवोस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये बताया था जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेडिएशन ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों इसका मतलब आप ये समझें कि हमें इस बार बॉडी के सरफेस एरिया को भी कंसिडर करना होगा। क्लियर है? इसलिए हम लोग यहाँ पे पर यूनिट एरिया लिख रहे हैं। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एमिसिव पावर कहते हैं। रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस, अलग अलग सरफेस के लिए रेडिएशन का अमाउंट अलग अलग होता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ज़्यादा रेडिएशन बॉडी एमिट करेगी। तो दिस एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू T टू दी पावर 4, E बराबर सिग्मा T टू दी पावर 4। सिग्मा T स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, कहीं चले जाओ यूनिवर्स के अंदर हर जगह सिग्मा की वैल्यू फिक्स रहती है। 5.67 10 टू दी पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू दी पावर 4। इसकी डायमेंशन पेपर में अक्सर पूछी जाती है। और यहाँ पे T क्या है, T एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको केल्विन में लिखते हैं। तो अक्सर क्या कर सकते हैं, अब आप दो बॉडीज़ की एमिसिव पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर, E1/E2 बराबर T1 टू दी पावर 4 और T2 टू दी पावर 4। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो एक क्वेश्चन देख लो छोटा सा भाई, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर अभी कितने डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ी देर बाद इस बॉडी का टेम्परेचर 22 to 7 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ज़रा बताइए इसकी एमिसिव पावर के रेशियोज़ क्या होंगे। तो इसके एमिसिव पावर के रेशियो डिग्री सेल्सियस में भैया, केल्विन में कन्वर्ट करना ना भूलें सर। 27 + 273, हाँ बेटे कितना आ गया सर, ये आ गया 300 केल्विन। इसका टेम्परेचर कितना आ गया सर, 227 + 273 मतलब कितना आ गया सर, इट कम्स आउट टू बी 500। नो सर, इट कम्स आउट टू बी 600। है भाई 600 आएगा ना? नो सर, इट कम्स आउट टू बी 500 केल्विन। क्लियर है? तो जरा सोचो दोनों को अब क्या करना है, रेशो। तो E1/E2 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे 300 अपॉन 500, और इसकी पावर कितनी कर दूँ 4, ये सब छम्मा छम्मा हो गए। तो क्या 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो यहाँ से एमिसिव पावर के प्यारे बच्चों रेशो आ गए हैं। क्लियर है? तो इतना मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एमिसिव पावर इंक्रीज होगी। आइए करते हैं प्यारे बच्चों इस पर अगला सवाल। बेटे एक टर्म आती है एमिसिविटी। एमिसिविटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ E ऑफ बॉडी टू F ब्लैक बॉडी। अगर हम लोग ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, किसकी, ब्लैक बॉडी की, और किसी
जनरल बॉडी की एमिसिव पावर को प्यारे बच्चों कंपेयर करें तो इसका जो रेशो होता है इसको क्या कहते हैं, ई कहते हैं। ई बराबर 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एक फैक्टर होता है बस छोटा सा सरफेसेस के लिए। और अगर मैं यहाँ से स्टीफन्स लॉ को किसी जनरल बॉडी के लिए लिखना चाहता हूँ तो जो ई ऑफ जनरल बॉडी होता है वो होता है ई टाइम्स ऑफ ई ऑफ ब्लैक बॉडी। अच्छा, ई ऑफ ब्लैक बॉडी कितना पढ़ा था अपन ने सर? ई ऑफ ब्लैक बॉडी पढ़ा था सिग्मा टी टू दी पावर 4, तो यहाँ रख दो उठा करके, तो ये बेटे एमिसिव पावर ऑफ ए जनरल बॉडी आ जाता है। अच्छा, मैं जानता हूँ एमिसिव पावर होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम एमिटेड है क्या इसको पावर लिख सकता हूँ? तो पावर होगा एमिसिव पावर इंटू ए। तो बॉडी के एमिसिव पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम चल जाएगा। तो आपको अगर किसी बॉडी का क्या पता है, सरफेस एरिया पता है, आपको उस बॉडी का टेम्परेचर पता है, आपको इसकी एमिसिविटी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इससे पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्या हो रही होगी प्यारे बच्चों, रेडिएट हो रही होगी। अब सरफेस एरिया देखो भाई अलग अलग का अलग अलग है। किसी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना यूज़ करेंगे बेटे? 4πr²। किसी सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या यूज़ करेंगे? ध्यान देना, इधर से भी और इधर से भी, सब जगह से, यानी कि सर 2πrl प्लस ये वाली सरफेस भी है देखेंगे तो क्या 2 × πr²। अगर आपसे कह दे यार एक काम करो भैया, इधर से तो इसको क्लोज कर दो, है ना, ये दोनों तरफ से क्लोज कर दो, केवल यहीं से एमिशन हो रहा है, तो इस केस में सरफेस एरिया कितना यूज़ करोगे? सर इस केस में सरफेस एरिया 2πrl यूज़ करेंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने सरफेस से रेडिएशन हो रहा है। जिस भी सरफेस से रेडिएशन हो रहा हो उसके एरिया को ई से मल्टीप्लाई करके सिग्मा टी टू दी पावर 4 कर दूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगी कौन सी पावर? सर ये आ जाएगी रेडिएटेड पावर। क्लियर प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है भाई, SBL बोलते हैं इसको। अगर कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर कितना है T, अब इस बार T0 एनक्लोजर में रख दी, पहले एनक्लोजर नहीं था, पहले केवल एमिशन की बात कर रहे थे। तो अब क्या करेगी यार, वैसे T ग्रेटर देन अगर T0 है तो ये कुछ रेडिएट करेगी, यस सर, और कुछ यहाँ से क्या करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी। तो इसकी जो पावर है, जो पावर का जो लॉस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएगा। इसका डेरिवेशन हालांकि बहुत समझदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, लेकिन अब समय नहीं है तो क्या करें, रिजल्ट लिखो, P नेट इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। तो ये बेटे नेट पावर रेडिएटेड है, क्या है, दिस इज द नेट पावर रेडिएटेड बाय दिस बॉडी। तो अगर आपसे इस बॉडी से रेडिएटेड पावर निकालनी हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो प्यारे बच्चों ध्यान से, इस पावर को लिख सकता हूं मैं dq/dt, यस सर, है ना, क्योंकि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ही है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। मैं सारी चीज़ें कौन से सिस्टम में कर रहा हूँ, SI सिस्टम में। अगर कभी कैलोरी आ रहा हो तो समझ जाना भाई, W = JQ यूज़ कर लेंगे बेटे। क्या करेंगे, यानी कि जब Q की टर्म में लिखना हो तो जो SI में जूल को J से डिवाइड कर दोगे तो काम चल जाएगा। तो दैट dq/dt यस कैन बी रिटर्न एज, हाँ बेटे, ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। अच्छा, होगा क्या अगर ये बॉडी अपने अंदर से, ये वाली बॉडी अपने अंदर से इतनी हीट निकालेगी, कितनी, dq/dt, तो भैया इसका टेम्परेचर गिरना तय है। तो यानी कि दैट dq/dt कैन बी रिटर्न एज msdt/dt। समझ रहे हो बेटे ध्यान से, ये dt/dt कहलाता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है, एक माइनस साइन लगा सकता हूँ यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया, हाँ जी, dt/dt माइनस के साथ, हाँ जी, और बेटे ये यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा ई ए सिग्मा अपॉन ms टी टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। तो ये क्या है सर, दिस इज RF। RF स्टैंड्स फॉर फ्रीजिंग, कूलिंग, जो आपका मन करे RC लिख लो, दिस इज रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है प्यारे बच्चों वो ई ए सिग्मा बटे ms टी टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4 है। भाई एक सवाल जो है इस पे बेटे अक्सर पूछा जाता है, आइए फटाफट से करते हैं एक सवाल। प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड सवाल है, ये एक बॉडी जिसकी रेडियस टेम्परेचर T, सराउंडिंग टेम्परेचर T0, इसका T, सराउंडिंग टेम्परेचर प्यारे बच्चों T0, दे आर ऑफ द सेम मटेरियल हैं, ओके, सेम मटेरियल हैं, सरफेस का नेचर भी सेम है, सरफेस का नेचर सेम है तो इसका मतलब E1 = E2 भी सेम है ना, सेम नेचर ऑफ द सरफेसेस,
है ना बेटे, इनकी रफनेस, स्मूथनेस, वो बेसिकली ई बता देता है, वो फिर ब्लैक बॉडी के हिसाब से पता लग जाता है। E1 E2 मटेरियल सेम है तो क्या डेंसिटी भी सेम होंगी, चलो ठीक है। अब आपसे कह रहा है एक की रेडियस R है और एक की रेडियस 2R है, तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के रेशो बताओ। इसका हीट का लॉस का रेट और इसके हीट के लॉस का रेट ये बताना है। और फिर आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों इनके रेट ऑफ कूलिंग के रेट भी बताओ, रेशो बताओ, और साथ में आपसे पूछ रहा है विच विल कूल फास्टर, सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन ठंडा होगा। तो भाई अभी भी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा सर dQ/dt इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, EA सिग्मा T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। तो प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो क्या dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि सर या आप ये कह सकते हैं कि dH/dt 1 अपॉन dH/dt 2 इज वॉट सर A1 अपॉन A2। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं, A1 कितना होगा सर 4πr², बेटू A2 कितना होगा 4π2r का होल स्क्वायर, यानी कि 4π ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज 16πr का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 4πr² और ये आ गया 16πr का स्क्वायर, यानी कि दिस भी 1:4। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, रेट ऑफ कूलिंग। जब रेट ऑफ कूलिंग की बात करेंगे तो जो dt/dt होता है ना यार, इस dt/dt में भाई ध्यान दो बेटे EA सिग्मा बाई MS आता है ना। तो इसमें हम जल्दी ना करें, इसमें ये वाला फैक्टर भी आने वाला है, मास वाला भी। देखो मटेरियल सेम है तो मैंने माना ठीक है, स्पेसिफिक हीट भी क्या हो गई, दोनों की सेम हो गई, ये भी सेम, ये सब सेम। तो इसका मतलब जो dt/dt है ना, दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू A/m आएगा, समझे। ये एरिया के साथ साथ मास पे भी डिपेंड करता है, और एरिया बोले तो सर 4πr², और मास बोले तो सर रो इंटू 4/3πr³, यानी कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। यानी कि जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी कूलिंग कम, और जिसकी रेडियस कम उसकी कूलिंग ज़्यादा, यानी कि सर ये वाला जल्दी ठंडा होगा इसके मुकाबले। बहुत ही बढ़िया सवाल है, डायरेक्ट पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या साफ साफ पता लग रहा है, जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका dt/dt प्यारे बच्चों कम, और जिसकी रेडियस कम उसका dt/dt ज़्यादा। क्लियर है। और रेशो पूछ रहा है तो उसके रेशो निकाल लो भैया। हाँ जी, यहाँ लिख लूँ डायरेक्ट, यस सर। इसको क्या लिख लूँ, R2/R1 कर लो। R2 कितना है बेटे सर 2R/R, तो यहाँ से जो dt/dt 1 होगा वो क्या 2 टाइम्स ऑफ dt/dt 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बात है, मास का भी ध्यान रखना है, साथ साथ सरफेस एरिया का भी ध्यान रखना है। अब सोचो उस पर कितने सारे सवाल बना सकते हो आप, एक होलो ले सकते हो, एक सॉलिड ले सकते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप इस पर फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड और बहुत प्यारा सवाल है, इसलिए ध्यान रखें, भावुक ना हो। जब रेट ऑफ कूलिंग की बात करें तो वहाँ एरिया और मास दोनों को देखें, और जब केवल और केवल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात करें तो केवल प्यारे बच्चों को इसको देखें, एरिया को देखें, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, NLC जिसको बोलते हैं। भाई इस पर सवाल आता है, डेल्टा T स्मॉल होता है तभी यूज़ करते हैं इसको, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होता है। टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल के क्या मायने हैं? टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल के मायने ये हैं कि हम लोग प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे, सन के टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर या बड़ी बड़ी बॉडीज़ के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। हम लोग नॉर्मल 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री तक की बातें करते हैं। जैसे आप याद होगा चाय क्यों ठंडी हो रही है ना। तो चाय के ठंडे होने का यानी कि 10 डिग्री तक की बात अगर करें, 10 से 20 डिग्री के आसपास, तो बेसिकली ये उन जगह पे हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, अप्लाई करना है, वहीं पे इसको लागू करना है जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, आइए ज़रा समझते हैं। एक बॉडी जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग टेम्परेचर T0 में रखी हुई है, इसकी एमिसिविटी है A, सरफेस एरिया A, मास M, स्पेसिफिक हीट S। क्लियर है प्यारे बच्चों। और जो इन दोनों का T और T0 का डिफरेंस है उसे T बराबर T0 प्लस डेल्टा T कह सकता हूँ। डेल्टा T स्मॉल है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ से चलते हैं। मैं जानता हूँ यार कि जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है वहाँ पे इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, उसमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो प्यारे बच्चों ये रिजल्ट आता है dQ/dt। ओके, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, टेम्परेचर कूलिंग नहीं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या पावर रेडिएटेड नेट इज व्हाट 4
हाँ बेटे, ई ए सिग्मा टी नॉट क्यूब डेल्टा टी, ये हो जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसको सब बच्चे जानते हैं, डी क्यू बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ एम एस डी टी, है ना। ये डी क्यू बाई डी टी कैन बी रिटन एज वॉट, एम एस डी टी बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो जब इसको यहाँ रख दूंगा तो यहाँ से इसके एम एस नीचे आ जाता है ना। ये पूरा बेटे कांस्टेंट है, ये वाला सारा का सारा, तो इसको क्या मान लूँगा, के मान लूँगा, तो यहाँ डेल्टा टी आ गया। तो यहाँ सीधे सीधे समझ में आ रहा है जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है। तो पहली इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके। फिर अब एक काम करते हैं, डी टी बाई डी टी है, ये टाइम है, ये डेल्टा टी है। डेल्टा टी को बेटे इधर ले आया, ये के मान लिया, डी टी को उधर ले गए। ये इंटीग्रेशन वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ दो ग्राफ हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिनको मैं देखना होगा। तो यहाँ से डेल्टा टी क्या है, टी माइनस टी नॉट है इस इक्वेशन से। ये टी इनिशियल, ये टी फाइनल है। अब देखो टी बराबर 0 पर बॉडी का टेम्परेचर था टी इनिशियल, सराउंडिंग टी नॉट ही रहेगा। किसी टाइम टी पर बॉडी का टेम्परेचर हो गया टी फाइनल, सराउंडिंग टी नॉट ही रहेगा। तो 0 से लेकर के टी तक, टी बराबर 0 पर बॉडी का टेम्परेचर टी इनिशियल, किसी टाइम टी पर बॉडी का टेम्परेचर टी फाइनल। प्यारे बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, बहुत भारी इंटीग्रेशन नहीं है। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग का एक फार्मूला आ जाता है इस तरह का, और जब आप इसका एंटी लॉग लेते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है। यहाँ से टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर, टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, टी इनिशियल मतलब बॉडी का टी बराबर 0 पर जो इनिशियल टेम्परेचर था, टी नॉट फिर सराउंडिंग टेम्परेचर, e टू दी पावर माइनस के टी आ जाता है। प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल डी के को बता रहा है, क्या बता रहा है, एक्सपोनेंशियल डी के। एक काम करते हैं, टी को 0 रखते हैं, जब इसमें टी को 0 पुट करते हैं तो ई की पावर माइनस 0 1 होता है। तो इसका मतलब सर उस समय जो फाइनल टेम्परेचर है वो ऑब्वियस है टी इनिशियल है, ये वाला इसी के तो बराबर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, है ना, ये तो इसी के बराबर होगा। लेकिन जब टी इन्फिनिटी रखना है तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, यानी कि ये वाली टर्म 0 हो गई, ये 0 हो गई तो ये 0 हो गई, तो टी फाइनल टी नॉट, यानी कि किसी बॉडी के टेम्परेचर को इस टी नॉट तक आने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। यानी कि हमें लगता है चीज़ें ठंडी हो गई, एकदम चाय रख के ठंडी हो गई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। जो वो फाइनली साउंडिंग के टेम्परेचर को अटेंड करता है तो उसमें उसको क्या लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। और ये जो ग्राफ है प्यारे बच्चों, ये ग्राफ एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल डी के वाला कर्व कहलाता है, यानी कि पूरा वही रेडियो एक्टिविटी वाली टाइप्स हो गए। देखो ये इन्फिनिटी पर जा करके कहीं इससे मैचअप करेगा, यानी कि इसका टेम्परेचर टी नॉट के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये एक्सपोनेंशियल डीके को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला ग्राफ है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी एक ग्राफ हमें। अच्छा, कभी कभी कमाल की बात है, जो ग्राफ में ये ग्राफ लॉगरिथम का भी आ सकता है, तो लॉगरिथमिक जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह का आएगा। तो आप पहचान लेना कि भाई टेम्परेचर वर्सेस टाइम लॉग में होगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, और सिंपल टी होगा तो ये वाला कर्व होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये इस तरह का एक मेरे पास एक्सप्रेशन है जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई जो कोई बॉडी, अच्छा इतना टाइम इन्फाइनाइट ले की क्यों है? इन्फाइनाइट टाइम इसलिए लेती है कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर सराउंडिंग की तरफ आएगा तो ये डिफरेंस चेंज होता रहेगा, डेल्टा टी। जब ये डेल्टा टी डिफरेंस चेंज होता रहेगा तो ये डी क्यू बाई डी टी भी कम होता रहेगा, और डी क्यू बाई डी टी कम होता रहेगा तो यानी कि वो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम करेगी। जब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम करेगी तो उसका टेम्परेचर फॉल का रेट भी अब स्लो हो जाएगा पहले से, तो हर बार वो देर से ठंडी होने लगेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये है बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छा, कमाल की बात है, कोई सवाल इस पे आ जाए छोटा मोटा ग्राफ का तो अलग बात है, बाकी कुछ है नहीं। इन क्वेश्चंस को करने का बहुत सिंपल सा एक मेथड है, सीधा से एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हमें पता करना है। क्या फार्मूला? आओ फटाफट से करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना बेटे, टी बराबर 0 पर टेम्परेचर टी इनिशियल है, टी नॉट है सराउंडिंग टेम्परेचर, किसी टाइम टी पर फाइनल टेम्परेचर है टी फाइनल, और के जो कांस्टेंट है ये है 4EA सिग्मा टी नॉट क्यूब बाई MS, मास स्पेसिफिक हीट। ओके, ये सारी चीज़ें इस के को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। आइए प्यारे बच्चों इसके ऊपर सीधे सीधे करते हैं 2-3 सवाल, ताकि हम आज हो जाए इसमें पूरी तरह से परफेक्ट। तो प्यारे बच्चों जो उसका वर्किंग फार्मूला है वो ये होता है, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। समझ रहे हैं आप लोग? टी इनिशियल टी बराबर 0 पर बॉडी का टेम्परेचर है, जो ऑब्वियस से ज़्यादा ही होगा क्योंकि टेम्परेचर के टाइम के बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है ना, यानी कि टी इनिशियल इज़ ग्रेटर देन टी फाइनल। तो प्यारे बच्चों जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बाई टी इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 को टी एवरेज माइनस टी नोट बोल देते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से बेसिकली टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो पहले 50 डिग्री से 45 डिग्री आने में कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ 45 डिग्री से 40 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा, जबकि सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है। तो कुछ लोग कह रहे होंगे यार 5 डिग्री भैया 5 मिनट में आएगा, तो अगले 5 डिग्री में भी 5 ही मिनट लगेंगे। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी भी सर ने बताया था कि रेट ऑफ कूलिंग बेसिकली एक्सपोनेंशियल हो रही है ना। कुछ इस तरह से टेम्परेचर फॉल करता है तो इक्वल नहीं आता। तो फटाफट से शुरू करते हैं। ये क्या है सर? ये टी इनिशियल है। ये क्या है बेटे? टी फाइनल। तो पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन सर 50 माइनस 45, हाँ बेटे टाइम कितना सर 5 मिनट, दैट इज इक्वल्स टू के, हाँ जी, इंटू टी इनिशियल टी प्लस फाइनल, यानी कि 50 प्लस 45/2 माइनस टी नॉट कितना है बेटे? 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्योंकि के भी अपने को पता होना चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन में 45 से कितना हो रहा है? 40, यानी कि 45 माइनस 40, बेटे टाइम पूछ रहा है, इज इक्वल्स टू के इंटू, हाँ जी, 45 प्लस 40/2 माइनस कितना है बेटे? 20। अब एक काम करते हैं, है ना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये छम्मा छम्मा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो मेरे पास टी आएगा, इट कम्स आउट टू बी 55/9 मिनट्स। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। हाँ बेटा, अगला सवाल देखें। एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितने मिनट लगे? 7 मिनट। सराउंडिंग टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है यार अब नेक्स्ट 7 मिनट्स में इसका टेम्परेचर क्या होगा 40 से। क्लियर है? और 10 डिग्री सराउंडिंग का उतना ही होगा। तो इसका मतलब मुझे ये बताना है कि भाई अगले 7 मिनट में इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो बेटे 2 बार एनएलसी लगाते हैं। सबसे पहले टी 60 माइनस 40, हाँ बेटे, डिवाइडेड बाई 7 मिनट्स, 60 प्लस 40/2 माइनस 10, क्या इंटू के आ जाएगा। दूसरा लिखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से 40, इसका टेम्परेचर कितना मान लूँ सर? इसका टेम्परेचर टी मान लीजिए। हाँ बेटे, क्या लिख सकता हूँ इसको सर? इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 40 माइनस टी, समय 7 ही मिनट मिले हैं, इज़ इक्वल्स टू, हाँ बेटे, 40 प्लस t/2 माइनस 10 इंटू के। क्लियर है? 2 इक्वेशन है। फिर 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, के हो जाएगा छम्मा छम्मा, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड करने पर प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे, सो दैट टी कम्स आउट टू बी 28 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से ज़रा सोचो कि पहले डिफरेंस कितने का था सर? पहले 20 डिग्री का डिफरेंस आया। अगली बार सोचो 7 मिनट में, कितने मिनट में? 7 मिनट में फाइनल टेम्परेचर कितना आया सर? फाइनल टेम्परेचर 28 आया। तो आप समझ सकते हैं 12 डिग्री का डिफरेंस आया, यानी कि डिफरेंस क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली कम हो रहा है, जबकि सोचो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटे, θ1 θ2 यानी कि ये वो टेम्परेचर हैं जो कौन से हैं? इनिशियल। ये कौन सा है? फाइनल। ये टाइम आपको दीवाना। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसी गट फीलिंग आती है कि यार इस तरह का सवाल अक्सर देखा जाता है तो करा देना चाहिए। हाँ बेटे, ये टी इनिशियल, ये टी फाइनल, ये टी पहले 60 to 50 डिग्री आने में लेती है 5 मिनट, ठीक। अगले 10 डिग्री में कितने मिनट लेती है? 7 मिनट। तो आपसे कह रहा है 40 डिग्री से 30 डिग्री आने में कितना टाइम लेगी? इसका मतलब टाइम निकालना है। तो फिर इतने सारे इक्वेशंस क्यों गिवन है? इसलिए क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया है। समझ गए? इसका मतलब 3 अननोन है। सराउंडिंग टेम्परेचर के तो है ही नहीं, के को तो गायब करने के लिए 2 इक्वेशन दी जाती थी, और साथ में प्यारे बच्चों एक टाइम भी निकालना है। तो कितनी इक्वेशन बनानी होंगी? 3। आ रही की बात समझ में? यस सर। चलो करो बेटे फटाफट से। मान लो सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? T नॉट। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई सर? पहली इक्वेशन हो गई 60 माइनस 50/5, 60 प्लस 50/2 माइनस T नॉट इंटू के। दूसरी इक्वेशन प्यारे बच्चों, हाँ जी, 50 माइनस 40/7 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 40/2 माइनस T नॉट इंटू के। और तीसरी इक्वेशन 40 माइनस 30/T इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30/2 माइनस T नॉट इंटू के।
क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब सोचो 3 इक्वेशन, 3 अननोन K, T0 और T, सॉल्व करके क्या मेरे पास टाइम आ जाएगा? यस सर। और प्यारे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो T की वैल्यू आती है 11.6 मिनट, यानी कि लगभग 12 मिनट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। हाँ बेटे, क्वेश्चन देखें। एक बेसिक सा डिफरेंस है जिसलिए क्वेश्चन बताया जा रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 50% देन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पूछ रहा है, एमिसिव पावर की बात कर रहा है। ओके, इंक्रीजेस टू और बाय व्हाट परसेंट? ओके, तो सबसे पहले बात तो ये समझो कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है T, 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब जो T2 है वो कितना हो गया सर? दिस इज 1.5 T, यानी कि पहले अगर टेम्परेचर T था तो कितना हो गया? T2 हो गया 1.5 T। अब बताओ बेटे, जो E होता है क्या वो T⁴ होता है? यस सर। तो यहाँ से पहला जो E है वो तो आपके पास आ गया E1 इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। अब E2 देखते हैं बेटे, E2 क्या है? दैट E2 इज इक्वल टू सिग्मा क्या बेटे? 1.5 इंटू T⁴, यानी कि सर ये आ गया सिग्मा, हाँ बेटे, 3/2 इंटू T⁴। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 5, है ना? तो 3/2 इज़ अप्रोक्सीमेटली 5.06 आता है, यानी कि लगभग 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ठीक है, बस ये आ गया मेरे पास कितना? सिग्मा 5 सिग्मा T⁴। क्लियर है? तो ये मेरे पास E2 आ गई। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? सबसे पहले पूछ रहा है इंक्रीजेस टू का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब होता है E2/E1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, सो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ 5 सिग्मा T⁴ अपॉन सिग्मा T⁴ मल्टीप्लाइड बाई 100, इट कम्स आउट टू बी 500%। क्लियर है? ओके बेटे, अब बात करें इंक्रीजेस बाई की, तो इंक्रीजेस बाई के लिए क्या करेंगे सर? E2 माइनस E1 अपॉन E1 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे? 100। तो E2 कितना था बेटे? सर ये था 5 सिग्मा T⁴, हाँ जी, सिग्मा T⁴ अपॉन सिग्मा T⁴ मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 400%, यानी कि मैं कह सकता हूँ इट इज़ 4 टाइम्स। ओके, और जब ये आ रहा था तो ये कितने टाइम्स आ रहा था? ये आ रहा था 5 टाइम्स। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ में आया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, E वैसे तो सिग्मा T⁴ होती है अगर चेंज स्मॉल हो, है ना, यानी कि फॉर स्मॉल चेंजेस, यानी कि लगभग 10% तक के लिए। तो प्यारे बच्चों फिर मैं फार्मूला लगा सकता हूँ DE/A इज इक्वल्स टू 4DT/T। ओके, ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना। ये लेकिन कब वैलिड होता है? जी तब वैलिड होता है जब चेंजेस क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, है ना। जैसे 50% में नहीं था, लेकिन जब 10% तक का चेंज है तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ? ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं अब हम लोग प्यारे बच्चों ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक ग्राफ जो कि ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के बीच में होगा। सर ये ई लैम्डा थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे बेटे, है ना, पूरी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ई लैम्डा को बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ओके, क्या होती है पूरी चर्चा करेंगे इसके ऊपर प्यारे बच्चों। फिर दूसरा यहीं से हम लोग पढ़ेंगे यस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो इस तरह के जितने ग्राफ आते हैं, ये वाला ग्राफ आपको ध्यान होगा हल्का सा कुछ इस तरह का, है ना। ये ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ होता है जिसके टेम्परेचर T1, T2, T3 होते हैं प्यारे बच्चों। ये जो ग्राफ होता है ये किसके लिए होता है? सर ये होता है ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी के लिए ग्राफ होता है प्यारे बच्चों। इस पे हम लोग अभी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे और बहुत छोटे से सवाल यहाँ से हम लोग जनरेट करेंगे और बताएंगे आपको कि जो ब्लू स्टार होता है, कौन सा स्टार? ब्लू स्टार, और एक होता है प्यारे बच्चों रेड स्टार। कैसे पता लगेगा कि ब्लू स्टार का जो टेम्परेचर होता है वो रेड स्टार के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, यानी कि बॉडी की वेवलेंथ को महसूस करके बॉडी के टेम्परेचर कैसे बताए जा सकते होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, ये ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है और ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है।
कैसा स्पेक्ट्रम प्यारे बच्चों? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और इसी की स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन 1900 में प्लैंक ने की थी। उसी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को आइंस्टीन ने यूज़ करते हुए जो है बड़े कमाल के रिजल्ट्स लाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी नहीं बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन बताया और बहुत सारी चीज़ें प्यारे बच्चों यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। खैर हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ से छोटे छोटे हम लोग सवाल करेंगे, इसका एरिया ये और वो दुनिया भर की बातें। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं, फटाफट से देखते हैं ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। तो प्यारे बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पर। भाई देखता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, है ना। वैसे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, सवाल तो गलत नहीं होगा, है ना। क्रैश कोर्स है, मजबूरी है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। सर बहुत दिनों बाद आपने शेर सुनाया। हाँ भाई प्यारे बच्चों थोड़ा एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। अब मुझे लगता है शायद सिंसियरिटी अपनी जो है बहुत काफ़ी रही इस दौरान। आपने मेरे अंदर कितने सारे चेंजेस देखे होंगे, कितना सारा लेवल मैंने अपने आप को चेंज किया, क्योंकि मुझे लगता है शायद कुछ बच्चे सीरियसली फॉलो कर रहे थे, बहुत ध्यान दे रहे थे, क्रैश कोर्स को बहुत ध्यान से समझ रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद अब बेकार की बातों में ज़रा सा भी समय ना ख़राब करते हुए बिल्कुल कम टू द पॉइंट बात आऊँ। और प्यारे बच्चों आपने भी मेरा पूरा साथ दिया मुझे समझने के लिए, मैं इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी जो हमने तैयारी की उसमें भी अभी प्यारे बच्चों बहुत सारी मेहनत अभी और करना बाकी है। आपने कंसेप्ट्स को पढ़ा है, इन कंसेप्ट्स को आप डीपली जाइए और ज़्यादा मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए और अभी आपके पास जो समय है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, है ना। खैर चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ये एक प्यारे बच्चों ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है। पहली बात तो आप ये समझो, प्रिवोस ने कहा था कि बॉडी हर टेम्परेचर पर अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशन क्या करती है, एमिट करती है। तो प्यारे बच्चों जब ये एक बॉडी का कोई टेम्परेचर T है तो ये अपने अंदर से इंफ्रारेड, रेडियो, है ना, माइक्रो, VIB, GYOR, पता नहीं क्या क्या रेडिएशन निकाल रही है। कोई कम निकाल रही है, कोई ज़्यादा निकाल रही है। लेकिन आप सोचो इसके अंदर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक प्यारे बच्चों सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है। ऐसे तो बोलेंगे अपन भाई स्पेक्ट्रम को लैम्डा की टर्म में ही बोलते हैं, तो मैं कहूँगा यार 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक सारी वेवलेंथ इसके अंदर प्रेजेंट है। कोई कम है तो कोई ज़्यादा है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, सारी एनर्जी को टोटल एनर्जी की बात करते थे। एमिसिव पावर का मतलब था टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात की, DQ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज के लिए। तो वह क्या कहलाती है, वह स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहलाती है। मतलब मैं कहूँ आपसे कि येलो कलर की लाइट इतने डिग्री सेल्सियस पर कितनी अमाउंट में बॉडी से निकली, येलो, फिक्स येलो। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो जरा सोचो, टोटल अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि 100 लाइन थी, 100 लाइन सबकी थी, तो सर इसका मतलब किसी की 5 लाइन थी, किसी की 10 लाइन थी, किसी की 15, किसी की 20 और किसी की 25, इतनी सारी लाइन थी। तो मैं अब किसके बात करूँ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो मैं बात करूँगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी प्यारे बच्चों, ये एनर्जी ही एक्चुअल में स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहलाती है। यानी कि एमिशन ऑफ नॉट फॉर ऑल द वेवलेंथ, फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, जो कि बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आप सोचो यार एक वेवलेंथ को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो, तो बहुत करीब होते हैं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लैम्डा ले लेता हूँ और एक लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा ले लेता हूँ। तो मैं जब अलग अलग एनर्जी का ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ कुछ कभी एक ये वाला लैम्डा इतना मिला, 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 फ्री हैंड से ज्वाइन किया, ही एक कंटिन्यूसली कर्व आया प्यारे बच्चों। तो ये सारी वेवलेंथ आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली वेवलेंथ के लिए प्यारे बच्चों लैम्डा मैक्सिमम है, यानी कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। यानी कि अगर इसका मतलब आप बात करें किसकी 25 लाइनें किसकी थी, 25 लाइन जिसकी थी, इसका मतलब उसकी ये वाली पावर एमिसिव पावर सबसे ज़्यादा है 25 के लिए। तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ हो गई, इसे बोलते हैं ई लैम्डा। और यहाँ लैम्डा के साथ यूज़ कर रहा हूँ लैम्डा एम। लैम्डा एम मतलब वो वेवलेंथ जिसका रेडिएशन सबसे ज़्यादा था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ई लैम्डा इज इक्वल टू, वैसे तो Q/AT होता है, लेकिन अब इस बार वेवलेंथ है डी लैम्डा रेंज के लिए और डी क्यू छोटी एनर्जी है, क्योंकि टोटल एनर्जी Q तो किसके लिए थी प्यारे बच्चों, Q तो फॉर ऑल रेडिएशंस के लिए थी,
आशा करता हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अब एक काम करते हैं, रेड की वेवलेंथ जानता हूँ, वॉयलेट की जानता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको उधर लाता हूँ। क्या डी क्यू इज़ डी क्यू बाई ए इंटू टी इज़ इक्वल्स टू बेटे ई लैम्डा डी लैम्डा। दोनों तरफ का क्या कर दो, दोनों तरफ का सर इंटीग्रेशन कर दो लैम्डा के रेस्पेक्ट में। सारी एनर्जी को जोड़ रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इन्फिनिटी तक। सोचो सारी वेवलेंथ को जोड़ दिया भाई तो ई नहीं मिल जाएगा क्या? यस सर, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ई। और बेटे ये भी तो क्या है, ये क्यू बाई ए टी ही तो है, तो क्यू बाई ए इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू ई, दैट इज ई लैम्डा डी लैम्डा, जीरो से इन्फिनिटी, एंड दैट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ। बस हो गया मेरा काम। यानी कि सर एक दो बातें समझ में आ रही है क्या, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है जिसको आप ई लैम्डा डी लैम्डा लिखते थे, यही क्या है सर, यही एमिसिव पावर होती है। और स्टीफन्स लॉ से क्या यही प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4 होती है। यानी कि सर इसका मतलब ये एरिया क्या प्रोपोर्शनल टू क्या बेटे टी टू दी पावर 4 हो जाएगा। यानी कि मोर द एरिया मोर विल बी द टेम्परेचर, लेस द एरिया लेस विल बी द टेम्परेचर। आइए फटाफट से इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। बस ध्यान रखना इसका जो एरिया अंडर द कर्व है ई लैम्डा डी लैम्डा सारी वेवलेंथ का समिंग अप क्या देता है, ये टोटल एमिसिव पावर मुझे प्रोवाइड करता है। इसलिए कहता हूँ प्यारे बच्चों लेक्चर को आखिरी मोमेंट तक देखो, क्या पता क्या चीज़ कहाँ आपस में कनेक्ट हो जाए। अब करते हैं इसके ऊपर सवाल और मैं आपको ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। बेटे ये ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है। एक बार बॉडी का टेम्परेचर T1 है, एक बार T2 है और एक बार क्या प्यारे बच्चों T3 है। ये अलग अलग फिक्स टेम्परेचर पर है, इसके अंदर से सारी वेवलेंथ निकली हैं और इस टेम्परेचर T1 पर जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन जिस वेवलेंथ का हुआ उसे मैं लैम्डा M1 कहूँ। ये मैक्सिमम रेडिएशन था इसका, इसकी एनर्जी आप देख रहे हैं, इसकी एनर्जी प्यारे बच्चों मैक्सिमम है। कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बनाया। अब मुझे कमेंट करना है सबसे पहले, यहाँ इस पर वैसे तो बहुत सारी वेवलेंथ निकली होंगी, एक लाइन इसकी, दो लाइन इसकी, तीन इसकी, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी, जिसकी वो लैम्डा M1, इसी तरह से लैम्डा M2 लैम्डा M3 प्यारे बच्चों। और साफ साफ पता लग रहा है यहाँ से कि जो लैम्डा है वो शिफ्ट हो रहा है, देखो इधर की तरफ, है ना। इस वाले का जो T3 के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा है वो सबसे कम है, यानी कि T3 के लिए लैम्डा 3 की वैल्यू स्मॉलेस्ट है ना, लैम्डा M2 से लैम्डा M1 से। क्लियर है प्यारे बच्चों। और T3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, T3 के कॉरस्पॉन्डिंग है ये, T2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो पहली बात तो इनके टेम्परेचर में रिलेशन बताओ। तो टेम्परेचर में रिलेशन सर T3 सबसे बड़ा होगा सर, T3 T2 T1। क्यों बड़ा होगा सर, अभी पता लगा है क्या सर, इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व ई लैम्डा डी लैम्डा एमिसिव पावर देता है जो प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4 होती है। तो यानी कि जितना एरिया ज़्यादा उतना टेम्परेचर ज़्यादा। तो बताओ सबसे ज़्यादा एरिया किसका, सबसे ज़्यादा एरिया इसका, तो इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा T3 T2 T1। ये लैम्डा का रिलेशन, यहाँ से कि लैम्डा और टी में उल्टा रिलेशन आ गया सर, दैट इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्यों, क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है शिफ्ट हो रहा है लैम्डा, डिस्प्लेस हो रहा है इधर की तरफ, लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर की तरफ। यानी कि जैसे 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 मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो जो वो वाला लैम्डा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर आ रही है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से ये एक कांस्टेंट होता है जिसे विन्स कांस्टेंट कहते हैं। तो लैम्डा M1 T1 बराबर प्यारे बच्चों लैम्डा M2 T2 आ रहा होगा। सीधे सीधे सवाल आता है, ध्यान रहे T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों यहाँ से और समझ में आ रही है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा उसका लैम्डा कम, यानी कि दैट लैम्डा M इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब सर ये हुआ अगर लैम्डा M T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्यारे बच्चों अगर आपके पास यानी कि दो स्टार है, एक ब्लू स्टार है और एक रेड स्टार है, तो लैम्डा फॉर ब्लू इज़ लेस देन लैम्डा फॉर रेड। जिसका लैम्डा कम उसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो ब्लू स्टार का टेम्परेचर रेड वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो यहाँ से दो तीन बातें पता लगी। पहला तो ये वाला लॉ सीखा हमने, दूसरा प्यारे बच्चों एरिया क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर
4। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। हम लोग बात करें किरचॉफ लॉ, रह गया था, किरचॉफ लॉ पे भी चर्चा करना जरूरी है। किरचॉफ लॉ कहता है गुड एमिटर्स आर द गुड एब्जॉर्बर्स एंड द बैड एमिटर्स आर द बैड एब्जॉर्बर। क्यों कह रहा है ये? वो ये कह रहा है क्योंकि जो E/A का रेशो है, E क्या है प्यारे बच्चों? एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, जनरल बॉडी की बात कर रहे हैं, और उसी बॉडी की एब्जॉर्बिव पावर का रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये हमेशा ब्लैक बॉडी के बराबर होता है। और ब्लैक बॉडी के लिए सेम टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि हर सब बच्चा जानता है हर टेम्परेचर पर एमिसिव पावर अलग अलग होती है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी बॉडी की एमिसिव पावर तथा उसके ए के जो रेशो है, इसका रेशो हमेशा क्या रहता है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। तो E/A इज कांस्टेंट। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं अगर E बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, क्योंकि E/A कांस्टेंट है भाई, रेशो कांस्टेंट है ना। E बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, E कम होगा तो A कम होगा। अब एक बात बताओ, A आपके हाथ में है, कैसे? आप सब जानते हैं गुड रिफ्लेक्टर्स। गुड रिफ्लेक्टर मतलब R ज़्यादा, R ज़्यादा तो A कम, A कम इसका मतलब बैड एब्जॉर्बर, बैड एब्जॉर्बर तो इसका मतलब बैड एमिटर। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना बेटे बात? सबसे पहली बात, गुड रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है? R ज़्यादा, R ज़्यादा तो A कम, क्योंकि A + R + T का रेशो क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब गुड रिफ्लेक्टर, इसका मतलब बैड एब्जॉर्बर, और A कम तो इसका मतलब E भी कम, क्योंकि E/A का रेशो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। अगर यहाँ से A बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, A कम होगा तो E कम होगा। अब इधर आओ, बैड रिफ्लेक्टर्स, यस बैड रिफ्लेक्टर है तो बैड रिफ्लेक्टर है तो इसका मतलब सर R की वैल्यू होगी कम, R कम तो इसका मतलब सर गुड एब्जॉर्बर होगा, ये बढ़ जाएगा, यानी कि A बढ़ जाएगा। A बढ़ जाएगा तो E को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि E का रेशो क्या रहता है? कांस्टेंट। इसलिए गुड एब्जॉर्बर्स आर द गुड एमिटर्स। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों को आपस में क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। ये कहानी थी रेडिएशन की। वैसे तो सच पूछिए, रेडिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक लेक्चर में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इतनी सारी बातें बताने को हैं, इतनी सारी बातें करने को हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं। अब आप इसको कोशिश करें प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और कहीं ना कहीं इसको अगर आप कनेक्ट कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी तरह की कमी रह जाएगी। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि थर्मोडायनेमिक्स और जो KTG है वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, है ना। मेरे पास भी समय कम है, तो मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चर्चा करूँगा प्यारे बच्चों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम को फिजिक्स में थोड़ा समझने का तरीका डिफरेंट होता है। किसी गैस की इंटरनल एनर्जी पे चर्चा करेंगे, और प्यारे बच्चों उसके बाद में सीधे सीधे आपको कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी होती है प्यारे बच्चों वो, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बारे में हम लोग बेसिकली उसके कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे फटाफट से और पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाय प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं थोड़ी सी आइडियल गैस की। आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। ओके, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसी गैस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों जो कोई गैस है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल कौन सी एनर्जी होती है? वो केवल और केवल प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है। और सबसे खास बात क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो जीरो होती है। आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। जब आइडियल गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होती है तो इसका मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों? जीरो। तो इसलिए किसी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल पोटेंशियल यानी कि काइनेटिक होती है प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के लिए सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तरीके होते हैं जितने तरीके से मॉलिक्यूल्स एनर्जी रख सकता है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। एनर्जी मतलब ऑब्वियस है, आइडियल गैस है तो पोटेंशियल की तो बात नहीं करेंगे, केवल काइनेटिक की बात करेंगे। काइनेटिक में तीन तरह की एनर्जी हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। एक ट्रांसलेशनल होती है एक्स वाई और जेड के अलावा, एक होती है रोटेशनल और एक होती है वाइब्रेशनल। फिजिक्स में वाइब्रेशनल इसलिए चर्चा नहीं करते क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर 5000 केल्विन के आसपास अपन नहीं जाते। लेकिन हाँ, ट्रांसलेशनल मतलब ये, और रोटेशनल मतलब मॉलिक्यूल रोटेट भी करने लग जाता है। तो सोचो केवल चल रहा है तो यूँ, रोटेट कर रहा है तो यूँ, चल भी रहा है रोटेट भी कर रहा है तो, और चल रोटेट और ऐसे हो रहा है तो तीनों हो गए। लेकिन वाइब्रेशन के बारे में अपन चर्चा नहीं करते। किसी मोनोएटॉमिक गैस की अगर अपन बात करें तो मोनोएटॉमिक हीलियम नियॉन ऑर्गन के पास प्यारे बच्चों जो मॉलिक्यूल है वो एक्स में, वाई में और जेड में कहीं भी जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी 3 हो सकती है। तो इसलिए इसके पास 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, एक्स में, वाई में और जेड में। बात करते हैं इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की प्यारे बच्चों। तो चूंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ये एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगी तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब इसके पास 3 एनर्जी हैं, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी प्यारे बच्चों 3।
डायटोमिक O2N2H2 ETC, ध्यान दें ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसकी एटॉमिसिटी दो मॉलिक्यूल हैं इसके पास। ये x में मूव कर सकता है, y में मूव कर सकता है, z में मूव कर सकते हैं, तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल हैं। रोटेशन की बात करते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल इसी एक्सिस पर लाई करते हैं। लेकिन जरा सोचो, क्या है y के अबाउट रोटेट करेगा? यस। क्या है z के अबाउट रोटेट करेगा? बिल्कुल। तो z के अबाउट भी इसका mi होगा। तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ नहीं होगी। तो इसके पास टोटल कितनी होगी? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, टोटल कितनी होगी? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों पॉली एटॉमिक की। जब पॉली एटॉमिक की बात करेंगे तो पॉली एटॉमिक में 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है ये वाला स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर शेप हो, एक स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर हो। ट्रायंगुलर शेप में प्यारे बच्चों ये ट्रायंगुलर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ट्रांसलेशन x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है, यानी कि 3 ट्रांसलेशन तो हैं ही। रोटेशन की बात करें तो इस बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अलोंग भी आएगा। भाई इन दोनों का 0 हो गया, इसका तो आएगा ना। इसके अबाउट घुमाएंगे तो इन दोनों का आएगा, इसका 0 होगा, और z के अबाउट भी आएगा। तो इसका मतलब इसके पास 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर लीनियर हो जाए, लीनियर होगा तो प्यारे बच्चों इस एक्सिस के अबाउट इसका Ix कितना हो जाएगा? 0। अगर इसका Ix कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब इसकी एक रोटेशनल खत्म हो गई। तो बची कितनी? 3 तो बची इसके पास ट्रांसलेशनल और 2 बची रोटेशनल। तो टोटल इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? टोटल इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि किसी गैस की नेचर के बिहाफ पर उसकी अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम प्यारे बच्चों 3 होंगी, डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम प्यारे बच्चों 5 होंगी, पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होंगी ट्रायंगुलर केस में, और 5 होंगी लीनियर केस में। वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग हाई टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर आपको किसी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप उस गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या है ये? कह रहा है इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी इज हाफ kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी जाएगी? एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी जाएगी प्यारे बच्चों? हाफ kT एनर्जी जाएगी। तो इसका मतलब क्या मैं इससे किसी गैस के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी लिख सकता हूं? यस सर। यानी कि अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा के क्या है प्यारे बच्चों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो R/Na होता है। अब मुझे अगर मान लो ये पता है कि यार 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT जाएगी, तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT जाएगी, तो क्या मैं किसी गैस की एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल सकता हूं, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, चाहे वो डाईएटॉमिक हो, चाहे वो पॉलीएटॉमिक हो। तो प्यारे बच्चों ये एक तरीका है इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने का। तो दैट इंटरनल एनर्जी यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल के पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बेटे? f। 1 में जा रही है हाफ kT, तो सर f डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाएगी 1/2 kT इंटू f। Here f इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों इससे मैं क्या कर सकता हूँ? किसी भी गैस की एक मॉलिक्यूल की, किसकी? एक मॉलिक्यूल की एनर्जी लिख सकता हूँ। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं और इलेबोरेट करते हैं ताकि मुझे गैस की इंटरनल एनर्जी लिखनी आ जाए। तो यह है प्यारे बच्चों एक मॉलिक्यूल की। अब मैं आपसे पूछूं मोनोएटॉमिक की बताओ। सर मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। तो जो U होगी क्या वो बेटे 3/2, F की वैल्यू 3 रख दो, क्या 3/2 kT आ जाएगी? यस सर। हाँ बेटे डाई एटॉमिक की बात करूँ तो सर U इज इक्वल्स टू डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, क्या बेटे 5/2 kT आ जाएगी। और यूजुअली पॉलीएटॉमिक के लिए हम लोग लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, तो बेटे मेरे पास आ जाएगा यानी कि 6/2, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 3/2 kT। तो मैं बता सकता हूँ कि हर मॉलिक्यूल के पास बेसिकली उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। ये एक मॉलिक्यूल की बात थी। अब एक बात बताओ, एक मोल मतलब सर Na मॉलिक्यूल्स में, तो Na मॉलिक्यूल्स के लिए क्या सर? हाफ F kT मल्टीप्लाइड बाई Na। प्यारे बच्चों ये आ जाएगी मेरे पास हाफ, हाँ जी, यहाँ Na और K को लिख सकता हूँ R FRT। तो बेटे ये मेरे पास है किसकी? ये मेरे पास है सर 1 मोल की इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। और अगर मुझे लिखनी है प्यारे बच्चों
n मोल्स की, किसकी, n मोल्स की, तो U फॉर n मोल्स इज इक्वल्स टू हाफ NFRT। क्लियर है प्यारे बच्चों? एंड इट इज a function of temperature only, it is a function of temperature only, so it is half NFR डेल्टा टी। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ध्यान रहे, इसलिए इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। और अब मैं ये वाले फार्मूले से मैं किसी भी की इंटरनल एनर्जी लिख सकता हूँ, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, 1 मोल हो, 2 मोल हो, 3 मोल हो। यानी कि मैं अब इस जनरल फार्मूले को क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करें एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस की। किसी साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, भाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक सवाल बहुत सारी चीजों को कवर करेगा प्यारे बच्चों। दैट एफिशिएंसी इज गिवन बाय बेसिकली वर्क डन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, यानी कि केवल पॉजिटिव वाली हीट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो मेरे पास ऐसे क्या आ जाती है प्यारे बच्चों, किसी साइकिल की एफिशिएंसी आ जाती है। क्लियर है? अब ये साइकिल मतलब साइक्लिक प्रोसेस, ये एक पीवी ग्राफ है प्यारे बच्चों। ये पीवी ग्राफ, इसमें कह रहा है 2 मोल है किसके, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 3। एन बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 मोल है। अब यहाँ से ए से चले, ए पर टेम्परेचर T0 गिवन है, तो क्या बी पर, सी पर और डी पर मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूँ? यस सर, क्योंकि मुझे यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम पता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूँ बेटे। पीवी बराबर nRT, तो यहाँ से मेरे पास टीवी आ जाएगा 2T0, टीसी 4T0, टीडी 2T0। तो यानी कि मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेम्परेचर निकाल सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन से। और यहाँ से मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि P0 V0 बराबर 2RT0 आ जाएगा, क्योंकि मोल्स कितने हैं, 2 मोल मुझे यहाँ पे गिवन है। ओके, अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे चाहिए वर्क डन, ठीक, और मुझे चाहिए हीट। तो हीट के लिए तो भैया फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा, W प्लस डेल्टा यू। तो यानी कि सबके लिए पहले डेल्टा यू निकालो। चूंकि हर पॉइंट पर टेम्परेचर पता लग चुका है, तो हर पॉइंट पर डेल्टा यू निकाल सकता हूँ। डेल्टा का फॉर्मूला पता है, कुछ हो ना हो सीधे सीधे हाफ NFR डेल्टा टी। एन कितना रखेंगे, 2, 2 से 2 छम्मा छम्मा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3R डेल्टा टी आ गई। लो भाई, डेल्टा टी बताओ, सीधे डेल्टा यू पे अटैक करो। अब बताओ फटाफट से। हाँ जी, ए से बी डेल्टा यू। सर ए से बी, ए पे टेम्परेचर T0, बी पे कितना बेटे, सर बी पर टेम्परेचर है 2T0। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3R T0 आ जाएगा। बी टू सी, सी पे कितना बेटे, सर सी पे आएगा 4T0। ओके, फिर डिफरेंस 2T0 का, तो ये आ जाएगा 6RT0। क्लियर? यहाँ T0 का डिफरेंस है, यहाँ 2T0 का है, तो 6RT0 आ गया। सी से डी क्या लिख सकता हूँ, यस सर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहाँ पे फिर बेटे कितना आ जाएगा, 2T0 आएगा, तो यहाँ पे -6RT0 और यहाँ आ जाएगा -3RT0। इसका मतलब मुझे हर पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी आ गई है। क्लियर है? अब बात करते हैं वर्क डन की। कह रहे बच्चों वर्क डन सीधी लाइन, नो एरिया, 0 वर्क डन। इस वाले का वर्क डन के लिए क्या, ये वाले लिए दिखाई दे रहा है, यस सर। तो क्या बेटे ये आ जाएगा, सर ये आ जाएगा V0, और ये कितना है P0, तो P0 V0 सॉरी 2P0 V0, और P0 V0 किसके बराबर है, 2RT0 के, तो ये मेरे पास आ गया 4RT0। फिर यहाँ से यहाँ वर्क डन 0, सी से डी के लिए, फिर D टू A के लिए उल्टा चल रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रही है, वर्क डन नेगेटिव है, क्या ये वाला एरिया निकाल देंगे। ओके, तो मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना, -2RT0। क्लियर है? अब बात करते हैं डेल्टा क्यू की। प्यारे बच्चों वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार सर खामा का टाइम खराब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। अब डेल्टा क्यू निकालना है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, दिस प्लस दिस। तो बेटे क्या, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। बस अब मुझे निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी थीटा, टोटल वर्क डन, हाँ जी, ए बी सी डी, ए का अपॉन क्यू इन। अब क्यू इन कौन से वाली होती है, जो पॉजिटिव वाली है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि सर ए से बी पर हीट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इन। हाँ जी, बी से सी इन, सी से डी आउट, रिजेक्टेड। ये भी प्यारे बच्चों रिजेक्टेड। तो एफिशिएंसी में इनका कोई काम नहीं, केवल इन दोनों का काम होगा। ये पता लग जाए, ये पता लग जाए तो मेरा काम चल जाएगा। ये मुझे पता है, तो सर आइए ए बी सी डी ए का टोटल वर्क डन ऐड कर दो बेटे। क्या टोटल वर्क डन ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, सर ये आ जाएगा 4RT0 माइनस 2RT0 अपॉन, हाँ जी, इन ये वाला और ये वाला, यानी कि सर पॉजिटिव 3RT0 प्लस 10RT0 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे बेटे, तो इट कम्स आउट टू बी 200/30%। दिस इज द
एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। क्लियर है? अच्छा, एक तरीका इसका और भी था प्यारे बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में वैसे ही du कितना होता है, 0 होता है। टोटल वर्क डन कैसे निकाल सकते थे? टोटल वर्क डन ये भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी। लेकिन अब हीट इन और हीट आउट निकालने के तो भाई हर बार अलग अलग चलना ही पड़ता ना। तो ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके से सोचें, लेकिन मैंने अब सोचो पूरे क्वेश्चन को, पीवी डायग्राम को, वर्क डन को, इंटरनल एनर्जी को और हीट को आपस में यहाँ से कनेक्ट कर दिया है और एक एफिशिएंसी के बारे में और सीखा। और सबसे खास बात, ये एफिशिएंसी सीखने के बाद अब मुझे कार्नोट इंजन के फॉर्मूले रटने तो पड़ेंगे, लेकिन अब उतनी जोड़ नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो चीज ऑटोमेटिकली अब समझ में आने वाली होगी। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। बेटे कार्नो इंजन है, आइडल इंजन कहते हैं, इसकी एफिशिएंसी काफी होती है। इसमें दो बॉडी होती है, T1 और ये T2। T1 को बोलते हैं प्यारे बच्चों सोर्स, जो कि हाई टेम्परेचर पर होता है। T1 जो कि T2 ये सिंक कहलाते हैं, जो एक लो टेम्परेचर बॉडी होती है प्यारे बच्चों। और ये वर्किंग सब्सटेंस होता है इसके अंदर, जो वर्क परफॉर्म करता है। इट इज वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ से प्यारे बच्चों ये Q1 हीट लेता है और Q2 हीट रिजेक्ट कर देता है। और वर्क डन कितना परफॉर्म करता है? W साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है इसकी 0। तो ये वर्क डन आ जाता है प्यारे बच्चों मेरे पास। कितना? Q1 आया, Q2 गया, तो नेट कितना? Q1 माइनस Q2 इतना वर्क डन परफॉर्म करता है। ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे कंजर्वेशन को बताता है और आसान है, थोड़ा सा फील गुड जैसा है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी में Q1 है, रिजेक्ट कितनी की? Q2। डेफिनेशन क्या बताई थी सर ने? W/Q1। केवल वही वाली हीट लेते हैं जो कि इनपुट वाली होती है। तो ये इन ये आउट, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दो एफिशिएंसी में, तो केवल Q1 आएगा। W को लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2/Q1 डिवाइड कर दिया 1 माइनस Q2/Q1 इंटू 100। इससे एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। ओके। और प्यारे बच्चों ये बेसिकली 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक, यानी कि टोटल 4 प्रोसेस में वर्क करता है। 4 प्रोसेस में जब ये वर्क करता है, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके इसका जो रिलेशन आता है वो Q2/Q1 का T2 T1 की टर्म में आ जाता है। यानी कि इट कम्स आउट टू विन द टर्म्स ऑफ दिस T1 एंड T2। और T1 T2 क्या है? T1 और T2 सिंक और सोर्स के टेम्परेचर है। तो यहाँ से मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाता है प्यारे बच्चों 1 माइनस T2/T1, जहाँ T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अब इसमें बड़ी प्यारी बात है, पहली बात तो T1 T2 एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा किसमें लिखे जाएंगे? केल्विन में। फिर प्यारे बच्चों का T2 को 0 केल्विन रख दूं, कितना रख दूं? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन रखूंगा तो ईटा 100% आ जाएगा। अब यार एक बात बताओगे 100% एफिशिएंट हो सकता है कोई इंजन? नहीं हो सकता। 100% नहीं हो सकता तो फिर 0 केल्विन भी नहीं हो सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो उसकी दोनों बातें सही है। क्या 0 केल्विन होता तो 100% होता, 100% हो नहीं सकता, इसलिए 0 केल्विन नहीं होगा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए पहली बात, कोई इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। दूसरा, 0 केल्विन टेम्परेचर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं आगे, इसके ऊपर करते हैं एक दो सवाल। A Carnot engine has the same efficiency between 100 Kelvin and 500 Kelvin and T Kelvin and 900 Kelvin. Find the temperature T. तो efficiency क्या है प्यारे बच्चों? सेम है। तो efficiency का फॉर्मूला सर 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। ओके, तो दोनों की efficiency सेम है, यानी कि दोनों को क्या कर दूं? बराबर कर दूं। तो क्या 1 माइनस T2/T1 फर्स्ट इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 फॉर सेकंड। तो प्यारे बच्चों T2/T1 फॉर फर्स्ट is equals to T2/T1 for second। बस हो गया काम। अब बताओ फटाफट से 100 500 100 स्लो वाला 500 is equals to, हाँ बेटे, T केल्विन। ओके, और ये कितना है? 900। ये दो, तो यहाँ से जो T आ जाएगा that T comes out to be, हाँ जी, 900/5। हाँ प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 5 1 जा 5 5 यानी कि 180 केल्विन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ द Carnot engine is 50%. The temperature of its sink is 7 डिग्री सेल्सियस। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी कहाँ तक? 70% तक लाने के लिए बताइए सोर्स के टेम्परेचर को कितना बढ़ाना होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? मैं जानता हूँ दैट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। और 50% का मतलब आप समझ रहे हैं? 50% का मतलब वो हाफ। ओके, सो दैट हाफ इज इक्वल्स टू, भाई यही तो बेसिकली 50% ही तो ये है। क्या बताए? इसका मतलब हाफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T2
अब एक बात बताओ, T2 कितना 7 डिग्री सेल्सियस, तो 7 + 2 7 डिग्री सेल्सियस, क्या 280 केल्विन किसका टेम्परेचर आ गया? दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो क्या हाफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस, हाँ बेटे, क्या 280/T1। तो सॉल्व करेंगे तो इस केस में जो मेरे पास टेम्परेचर है किसका सॉल्व करेंगे, तो द टेम्परेचर कम्स आउट टू बी यस 550 केल्विन मेरे प्यारे बच्चों। अब सेकंड पार्ट में क्या करें, सेकंड पार्ट में क्या करें, इसकी इफिशिएंसी 70 पर ले आए, तो क्या 70/100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। अब देखो सिंक तो उतने पर ही 1 माइनस 280/T1, ओके। तो क्या 7/10 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 280/T1। तो सॉल्व करके प्यारे बच्चों T1 की वैल्यू आ जाएगी 933.3 के, क्लियर है। T1 आ गया है, तो जरा सोचो सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ गया। ओके, द आंसर इज 933.3 माइनस 560, यस। हाँ प्यारे बच्चों 0.3, और बस सॉल्व करके इसका आंसर लिख लेना भाई। बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, देखो ध्यान से, हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? सर आपने बताया था हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट से कोल्ड, हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। लेकिन जरा सोचो अगर मुझे कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो करानी हो तो सर कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो करानी होगी तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। यानी कि यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि आप बिना वर्क के हीट को कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो नहीं करा सकते। अगर आपको किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो कराने, देन यू हैव टू डू सम वर्क, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। प्यारे बच्चों आइए जरा देखें, ये है एक कोल्ड बॉडी जिसे आप सिंक कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एक सोर्स है। इस बार उल्टा होने वाला है, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है किससे? सिंक से, कोल्ड बॉडी से, और इसको यहाँ भेजना है एनवायरमेंट में, यानी कि सोर्स को देना है। तो ऑब्वियसली देखो वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा, तो Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए W वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा। तो सोचो ये मशीनरी ने भी वर्क किया, साथ में ये भी हीट आई, तो जो टोटल सराउंडिंग को हीट गई वो कितनी गई? वो Q1 गई। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर जरा बताइए कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? सर फ्रिज का दरवाजा खोलने पर तो कमरा ठंडा होना चाहिए, नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों, क्योंकि जो साथ में इंजन जो मोटर लगी होती है वो मोटर कमरे के अंदर ही है। तो जो मोटर कमरे के अंदर है तो सोचो उसका भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना यार। तो जरा इसका मतलब आप समझिए कि जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? इंक्रीज होता है। या इसका एक अच्छा तरीका है एसी, क्या कि इसकी जो ये हीटिंग यूनिट है इसको कमरे के बाहर रख दो, तो कमरे के बाहर, कमरे के अंदर केवल इतना रखोगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा। चलिए खैर तो चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों T2 टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट की Q2 और इसको दे दी Q1। तो जरा बताओ ये दोनों ही तो एक्चुअल में इसके बराबर है। तो बस ये याद रखना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे डायरेक्ट सवाल आ जाता है। तो W + Q2 = Q1, तो जो वर्क डन परफॉर्म हुआ वो फिर कितना हुआ? Q1 - Q2 ही हुआ। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं इसको। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज व्हाट? सिंपली हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन। कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की है सर? Q2। वर्क डन कितना किया है? W। Q2/W, Q2/Q1 - Q2। काम खत्म प्यारे बच्चों। आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए ऑब्वियस यार, आइडियल रेफ्रिजरेटर क्या होगा? जो बिना वर्क करे हीट निकाल ले, यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। जब वर्क डन 0 तो बीटा कितना होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। यानी कि ये हीट एक्सट्रैक्टेड कर सके कहां से? कोल्ड बॉडी से, और कोई वर्क डन परफॉर्म ना करे। अब बेटे देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको Q2/Q1 1 - Q2/Q1 लिख सकता हूं। क्या आपने एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फॉर्मूला पढ़ा था? यस सर, 1 - Q2/Q1। तो बेटे यहां से इसकी जगह ईटा रख दो, इसकी जगह 1 - ईटा आ जाएगा जब इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ से 1 - ईटा अपॉन ईटा में रिलेशन आ गया। तो बीटा इज इक्वल टू 1 - ईटा/ईटा, काम का फॉर्मूला है। दूसरी चीज पे बच्चों एक और बात ध्यान रखें, जो आपने रिलेशन पढ़ी थी किसके लिए? Q2/Q1 इज इक्वल्स टू T2/T1, यहाँ भी होल्ड करती है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला T2/T1 - T2 के टर्म में भी पढ़ लिया। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पता लग गया है, एफिशिएंसी आपको पता लग ही गई थी। इसके साथ साथ आप अब इन सारे फॉर्मूलों को यूज करके क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, रेफ्रिजरेटर इज डिवाइस्ड बाय ऑपरेटिंग कार्नोट हीट इंजन इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, हम जानते हैं रिवर्स डायरेक्शन में ऑब्वियसली इसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। द इनसाइड टेम्परेचर इज -10 एंड द ऑफ साइड इज 30 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है T1 - T2।
T1 को इसमें कन्वर्ट कर दो तो इससे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा। और प्यारे बच्चे एफिशिएंसी निकालेंगे तो थीटा बराबर 1 माइनस ईटा बाई ईटा, सीधे सीधे यहाँ से ईटा भी निकाल सकते हैं। आइए करते हैं एक सवाल और। A Carnot heat engine having efficiency 1/10 as heat engine, okay, is used as a refrigerator. तो आपसे कह रहा है if the work done on the system is how much, that is 10 joule, then the amount of the energy absorbed from the reservoir पूछ रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है, ये प्यारे बच्चों आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, Q2 के बारे में। ओके, एफिशिएंसी क्या होती है सर, एफिशिएंसी होती है W/Q1। एफिशिएंसी यहाँ से Q1 निकाल सकता हूँ क्या, यस सर, दैट Q1 is equals to W/ईटा। W कितना है बेटा, W सर 10 जूल, ईटा सर 1/10, so it is how much, it is 100 जूल। अब सभी जानते हैं क्या 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 जानते हैं सर, Q1 is equals to W plus Q। ठीक है बेटे, तो यहाँ से Q2 कितना आ गया, that Q2 is equals to Q1 minus W, so that is 100 minus 10, so it is what, it is 90 joule। And this is the answer। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब वैसे तो सच पूछिए पढ़ाने को बहुत कुछ है, दिल में भी बहुत कुछ है, लेकिन घड़ी इजाजत नहीं देती है ना, क्योंकि समय महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। फिर भी मेरा ये मानना है जितना आप लोगों को अब तक बता दिया गया, अगर आप इसको ग्रास्प कर पाए तो मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों विषय। अगर सारे विषय नीरस होते हैं, लेकिन अब बात इनमें सरसता कैसे पैदा की जाए, उनको अच्छा कैसे लगे। हिस्ट्री का टीचर है, सोचो कुछ लोग हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री में पका देते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस किस टीचर के क्या क्या एफर्ट्स हैं। मेरा ये मानना है कि फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अगर वो आप तक डिलीवर हो सके। बात इंटेलिजेंस तो क्या है प्यारे बच्चों, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप उसे आगे ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, पढ़ते समय आपको लगे अरे यार ये इंटरेस्टिंग चीज थी, ऐसे वाटर का एक्सपेंशन हो रहा था, ऐसे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा था, ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस निकाली जा रही थी, तो प्यारे बच्चों जो पूरा सब्जेक्ट, जो मेरी साधना तपस्या पूजा अर्चना जो मिली थी, मैंने इतने कम समय में आपको समर्पित की है। आशा करता हूँ आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट बनके मुझे गुरु दक्षिणा देंगे। मैं झोली फैलाता हूँ, आप अपना सिलेक्शन मुझे देंगे, और उस सिलेक्शन के लिए आप प्यारे बच्चों जी जाने कर देंगे। विश्वास कीजिए, इतना पढ़ाने के बाद अगर आपने ये ग्राफ कर लिया तो मुझे लगता है शायद आपका प्यारे बच्चों सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे कह रहे टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है, वो वहीं रह गए। लेकिन जो बच्चे एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास कीजिए उन्होंने इस एक महीने में अपने आप को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया है। लॉकडाउन में तो प्यारे बच्चों लोग आराम करते रहे, लेकिन आपके अध्यापकों ने, मोशन एजुकेशन ने जैसे कैसे, कभी मोबाइल पे रिकॉर्डिंग, कभी समय लगेगा तो जरूर बताऊंगा कि लॉकडाउन में कैसे कैसे हम लोगों ने रिकॉर्डिंग पॉसिबल की है, आप लोगों के लिए अरेंज किया है, और निर्विरोध रूप से प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स रन किया है। खैर ज्यादा बड़ी बात ना कहते हुए, ख्वाहिश नहीं मशहूर होने की, बस आप पहचानते हैं, इतना ही काफी है। मैं प्यारे बच्चों मैंने पूरी कोशिश की जितना मैं आपको दे सकूं, लेकिन समय की बाध्यता है, ये आपसे भी जानते हैं। लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में कहीं भी 1% आपके लिए कोई बेईमानी नहीं है, चाहे मुझे आपसे कुछ मिले या ना मिले। लेकिन मुझे इतना लगता है कि मैं अपने देश के लिए अगर एक इंजीनियर या एक डॉक्टर भी दे पाया तो मेरा प्यारे बच्चों मेरा जीवन सफल होगा। तो मुझसे वादा कीजिए, आज आपके कमेंट बॉक्स में लिखा होना चाहिए, मुझसे वादा कीजिए कि सर हम आपके अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, सर पूरी मेहनत करेंगे। और प्यारे बच्चों मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ आपके लिए, सच्चे दिल से प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर तुम बूंद हो तो तुम्हें नदी होना है, अगर तुम बूंद हो तो तुम्हें नदी होना है, तुम नदी हो तो तुम्हें सागर होना है, अगर तुम बूंद हो तो तुम्हें नदी होना है, तुम नदी हो तो तुम्हें सागर होना है, अगर सागर हो तो आकाश तक उछाल वाली लहरें तुम्हारी पहचान हो। प्यारे बच्चों, सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है सफलता किस ढंग से अर्जित की गई है। रोशनी करने का ढंग बदलना है, रोशनी करने का ढंग बदलना है, चिराग ही नहीं जलाने हैं प्यारे बच्चों, चिराग बनकर जलना है, चिराग बनकर जलना है, चिराग बनकर जलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, आपके माता पिता को सादर नमस्कार। और मेरे बच्चों में बार बार फिर आपसे यही बात कहता हूं कि मुझको किसी से कंपेयर ना करें, बस जो मैंने आपके प्रति भाव रखे उन भाव को आप समझिए और प्लीज उस भाव के साथ बहते चलिए प्यारे बच्चों। इतनी सी हिंट भी बहुत होती है। अब ये थोड़ी होता है मैं आपको सारा पढ़ा दूं और आप सब सीख जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये प्रयास आपका है, आपका टीचर केवल आपको गाइडेंस बता सकता है, आपको टॉपिक बता सकता है, लेकिन आप सोचो कि एक महीने के अंदर सारी चीजें आपको बता दी जाए, ये संभव ही नहीं है। ये आपको केवल और केवल अपने प्रयास पर ही आप चीजों को पा सकते हैं। मैं केवल आपको प्यारे बच्चों दिशा दिखा सकता हूं।
एक जो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, मैं आप लोगों की इस मंच के माध्यम से तारीफ करना चाहता हूं, कुछ बच्चों ने लगातार मुझे फॉलो किया। अगर जरा सा भी लेक्चर लेट हो जाता था कोई बात नहीं, लेकिन रात के 12-12 बजे उन लोगों ने लेक्चर देखा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। प्यारे बच्चों, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मुझे मिलता रहा। इन्हीं कमेंट्स और इन्हीं लाइक्स से मुझे ऊर्जा मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, नहीं, लेकिन जब आप किसी के लाइक और किसी को कमेंट करते हैं तो उसको बहुत ऊर्जा मिलती है। प्यारे बच्चों, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रेटिट्यूड के भाव हैं वो कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी दे रहे हैं, और उस एनर्जी की वजह से ही आप विश्वास कीजिए मैंने बहुत काम किया। रात रात भर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सीक्वेंस मैंने अरेंज की, और जितना मैं आपको दे सकता था प्यारे बच्चों उतना बैलेंस ही मैंने आपको पढ़ाया। मैंने कोशिश की कि कोई हल्का बच्चा भी ना छूटे। मैंने ये भी कोशिश की कि कोई बाहरी जो अच्छा बच्चा है वो भी मुझसे नाराज ना हो। सब लोगों के बीच में पूरा सामंजस्य बना रहे, और मैं सफल रहा। मुझे ऐसा लगता है मेरा प्रयास सफल रहा। इन्हीं भावनाओं के साथ प्यारे बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक बात बस आपसे कहना चाहता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। मेरे दोस्त ने, महालंस मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया था, मुझे बड़ा अच्छे से याद आता है, तो मैं कहता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। किसी के आप नजरों में छा जाओ, इंप्रेशन बना लो, बहुत बड़ी बात है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। प्यारे बच्चों, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो सिलेक्शन तक मत रुकिए, दिन रात एक कर दीजिए। जिस दिन मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताने लग जाऊंगा तो मुझे आप लोगों को समझ में आएगा कि आपकी स्थिति तो वास्तव में कितनी बेहतर है, और कहां से मैं संघर्ष करके आज यहां पहुंचा हूं, तब आपको ये बात समझ में आएगी। प्यारे बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अमित वर्मा एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और प्यारे बच्चों, मोशन का खास तौर से धन्यवाद दीजिए क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में इतने रिसोर्सेस आपके लिए अरेंज किए। मैं इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूं अपने मोशन परिवार का, अपने साथी फैकल्टियों का। थैंक यू वेरी मच।